ऑलराइट दोस्तों, आज के दिन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉब साइको, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एनीमे है और इसकी स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस एनीमे के अंदर अपन को बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर्स और साइकिक पावर्स देखने को मिलेगी। कहानी की बिल्कुल ही शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि लगातार मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा होता है और इसके पावर लेवल्स लगातार बढ़ते जा रहे होते हैं और जैसे ये 100 तक पहुंचते हैं ये एक बहुत ही बड़ा बिग बैंग धमाका कर देता है। इसी के साथ इस वर्ल्ड का इंट्रो दिया जाता है। यहाँ पर कुछ इविल स्पिरिट्स मौजूद होती है जिनसे कि लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं। कोई भी इनके खिलाफ लड़ने के बारे में सोच तक नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि इनसे लड़ते हैं, जिन्हें कि साइकिक्स कहा जाता है। इसी के साथ मेन कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक रेगन नाम के लड़के को, जिसके पास एक लेडी आती है। और दोस्तों, आंखों से रोना तो ठीक है, लेकिन ये लड़की नाक से भी रो रही है। ये लड़की एक आत्मा से परेशान है, इसीलिए वो रेगन के पास आई है और रेगन इस लड़की को 3 ऑफर्स देता है। रेगन बताता है एक्चुअली में जो स्पिरिट्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होती है, उनको भगाने के बाद भी वो रह ही जाती है। इसीलिए अगर ये लेडी बड़ा ऑफर चूज करती है तो रेगन उन स्पिरिट्स को पूरी तरीके से भगाने की कोशिश करेगा और अगर दोबारा से लौट कर आती है तो 20% ऑफ भी देगा उसे भगाने के लिए। इतने में इस लेडी का बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम है टारो। टारो को विश्वास नहीं है कि रेगन सचमुच में स्पिरिट्स को भगा सकता है, लेकिन जो रेगन है वो फनी तरीके से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी है। रेगन कहता है मैडम जी मुझ पे भरोसा कीजिए, अगर मैं आपके घर से स्पिरिट को भगा दूंगा तो आपका चेहरा भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन टारो चिल्लाकर कहता है बेवकूफ, उसका चेहरा तो पहले से ही ऐसा है। सीन शिफ्ट होता है और ये लड़की जिसका नाम हनाको है ये बताती है मुझे तब से डरावने सपने आ रहे हैं जब से मैं एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर गई थी। वो बिल्डिंग वहाँ उधर है। रेगन पहुँचते के साथ से कहता है मुझे इस बिल्डिंग के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा है, लेकिन हनाको कहती है वो बिल्डिंग तो ये वाली है। रेगन अपनी बात को कवर करने के लिए बड़ी बड़ी बातें फेंकने लग जाता है। ये इविल स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो जगह जगह मौजूद होती है। अरे ये क्या, एक इविल स्पिरिट्स तो अभी अभी अपने बीच से गुजर के गई है। रेगन एक नॉर्मल आदमी को ही देख कर कहता है ये एक बर्ड चिन गोब्लिन है। ये बातें सुनकर तारो को विश्वास नहीं हो रहा होता है और उसे रेगन के ऊपर शक हो रहा है बहुत ही गंदी तरीके से। जैसे ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं रेगन की पहले से ही कॉकरोचेस की वजह से फटने लग जाती है। तभी यहाँ पर एक सचमुच में इविल स्पिरिट आ जाती है जिसका नाम है सीलिंग क्रैशर। रेगन इसे देखते के साथ ही इसके ऊपर अनाधुन नमक फेंकने लग जाता है, लेकिन ये स्पिरिट बताती है कि ये तो नॉर्मल सोल्ट है, ये मेरे ऊपर काम थोड़ी ना आएगा। रेगन कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो अब मैं अपने अल्टीमेट वेपन का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा कहते हुए वो एक बच्चे के पास फोन लगा देता है जिसका नाम है मॉब। मॉब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्लाइंट और स्पिरिट दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों ये किस तरीके की स्पिरिट है भाई, क्या ही तो रिलैक्स होकर वेट कर रहा है एकदम आराम से। जैसे ही मॉब यहाँ पर आता है ये स्पिरिट मॉब को हल्के में लेता है, लेकिन मॉब एक ही सेकंड में इस स्पिरिट को खत्म करके रख देता है। इसी के साथ जो इस बंदे का नाम है वो है कागेयामा शिगियो, जिसे कि अपन शॉर्ट में मॉब कहने वाले हैं। यही बंदा अपना हीरो है जो कि रेगन के अंडर में काम करता है। रेगन इस बंदे को काफी कुछ सिखाता है, अजी कद्दू सिखाता है। ये बंदा यूज कर रहा है मॉब का, इस बंदे को खुद थोड़ी ना कुछ आता है। सेन शिफ्टोदार हम देखते हैं रेगन बड़े बड़े नोट्स को अपने पास रखता है और चिल्लर थमा देता है मॉब के हाथों में, और चिल्लर देके भी ऐसा शो करता है जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। मॉब कहता है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने इतनी कमजोर स्पिरिट के लिए मुझे क्यों बुला लिया, उसे तो आप भी खत्म कर सकते थे। रेगन कहता है अरे बच्चे तुम समझे नहीं, अगर मैं अपनी छोटी सी अमाउंट भी पावर रिलीज करता हूँ तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो अपने आसपास के एरिया को ही मेल्ट कर देती है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। और अगर तुम मेरे अंडर में काम करोगे तो तुम लोगों की मदद और साथ साथ खुद की ट्रेनिंग कर सकते हो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, समझे ना। तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए संभल के रहना और अपना प्रॉमिस याद रखना, इसे किसी के भी खिलाफ में इस्तेमाल मत करना। सेन शिफ्टोदार हम देखते हैं मॉब अपने घर पे डिनर कर रहा होता है अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई के साथ, लेकिन वो खाना खाते खाते ही अपने पावर्स के चलते चम्मच को टेढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम डांट रही होती है। अगले दिन मॉब स्कूल जाता है और वो अपनी क्रश को देखता है, जिसे देखकर वो पानी पानी हो जाता है। जैसे ही मॉब क्लास अटेंड करता है उसके टीचर उससे एक मैथ का सवाल पूछते हैं जो कि मॉब को बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। ये देखकर सारे बच्चे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। दोस्तों ये तो एकदम
एकदम मेरी तरह है, पढ़ाई के नाम पे मुझे भी चक्कर आने लग जाते हैं और मॉब को भी कुछ नहीं आ रहा होता। अगले सीन में हम देखते हैं मॉब फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन मॉब स्पोर्ट्स के भी अंदर अच्छा नहीं होता। जैसे ही मॉब की छुट्टी होती है उसे रेगन बुला लेता है और दोस्तों हम यहाँ पर एक अजीब सा पैनल देखते हैं जिसके अंदर लिखा है मॉब फटने वाला है और 25% काम हो भी चुका है। मतलब लिटरली हाँ, ये क्या चल रहा है। जो रेगन है वो मॉब को एक ऐसी जगह पर ले जा रहा होता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक भूतिया टनल है और वहां पर बहुत ही सारे लोग एक साथ गायब हो चुके हैं और मारे जा चुके हैं। उनकी आत्माएं अभी भी वहां पर भटकती रहती है। बेसिकली वो जगह बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही ये दोनों उस टनल के पास पहुंच जाते हैं, रेगन बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करके अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे जैसे ही रियलाइज होता है मॉब तो उसके पीछे है ही नहीं। भाई साहब क्या ही तो वापस भाग कर आता है। मॉब कहता है सर मुझे तो लगा सब कुछ आपके कंट्रोल में है, इसीलिए मैं एकदम आराम से रिलैक्स कर रहा था। बेवकूफ, मेरे साथ रहो नहीं तो तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे। सर आप कितने अमेजिंग हो, क्योंकि मैं यहीं से सेंस कर पा रहा हूँ ये जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अगर नॉर्मल इंसान यहाँ पर जाएगा तो वो वापस सही सलामत आ ही नहीं सकता। रेगन कहता है इसीलिए तो अपन दोनों यहाँ पर जा रहे हैं। और इसी के साथ जैसे ये अंदर जाते हैं, मॉब यहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट्स को सेंस करता है। हमेशा की तरह रेगन मॉब से कहता है इन स्पिरिट्स को मारने के लिए और वो खुद आगे चले जाता है। लेकिन भाई साहब इस बंदे की किस्मत, ये खुद बॉस से जाकर टकरा जाता है। रेगन पहले तो इस बॉस को के बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन भाई साहब वो इस बॉस का ही मजाक उड़ा देता है कि ये कौन यहाँ पर चमक रहा है, मेरे को तो लगा कोई इविल स्पिरिट होगी। लेकिन रेगन को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि ये बॉस है। ये बॉस चिल्लाकर कहता है कि मेरी गैंग जा रही थी इस टनल के कारण, लेकिन जो सबसे पहले वाला बंदा था वो फिसल के गिर गया, जिससे कि हम सारे के सारे इस टनल के अंदर मारे गए। अब ये टनल मेरा इलाका है, इसीलिए मैं हर एक घुसपैठिए को खत्म करके रख दूंगा। ऐसा कहते हुए वो रेगन के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन पीछे से मॉब रेगन को किसी तरीके का पावर बफ दे देता है जिससे कि वो इस बॉस से बच जाता है और अपना अटैक कर देता है इस बॉस के ऊपर, जिससे कि ये बॉस सिकुड़ कर बच्चा बन जाता है। ये बॉस अपनी बच्चे जैसी आवाज में बताता है भले ही मैं टफ होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इस टनल के अंदर एक और बॉस है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो इतना खतरनाक है वही हम सभी को ऑर्डर्स देता है यहाँ पर लोगों को घुसने से रोकने के लिए। मॉब इस मॉन्स्टर की बात सुनकर आगे चला जाता है उस बॉस को हराने के लिए। ये मॉन्स्टर रेगन से कहता है अगर तुम्हें इस बच्चे की जान प्यारी है तो इसी वक्त उसे वापस बुला लो। और रेगन आवाज देकर मॉब को वापस बुलाने लग जाता है, लेकिन फिर भी मॉब वापस नहीं आता। मॉब जाकर देखता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ओरा निकल रहा है। इस मॉन्स्टर की बहुत सारी आंखें होती है और ये मॉन्स्टर मॉब को देखते के साथ ही मॉब को लिटरली खा जाता है। लेकिन मॉब इस मॉन्स्टर के अंदर से अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करता है और इस मॉन्स्टर को खत्म करके रख देता है। इस मॉन्स्टर को खत्म करके मॉब वापस रेगन के पास आ जाता है। ये वाला मॉन्स्टर मॉब को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम हो कौन। मॉब कहता है मैं कोई भी नहीं, लेकिन रेगन चिल्लाकर कहता है गधे तुम मॉब हो, महान रेगन के स्टूडेंट। ये स्पिरिट मॉब से कहता है तुमने उसे हरा के बहुत ही अच्छा किया है, अब यहाँ से सारे लोग बिना किसी दिक्कत के आ जा सकते हैं। इसी के साथ मॉब इस मॉन्स्टर को एक फोटो देता है। मॉब को ये वाली फोटो उसी बड़े वाले मॉन्स्टर के पास से मिलती है और इस फोटो के अंदर इस स्पिरिट के साथी थे जिसके साथ इसने फोटो खिंचाई थी, यानी कि इसके गैंग मेंबर्स। अपने गैंग मेंबर्स को देखकर ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मॉब को थैंक यू बोलने लग जाता है। सारी गैंग स्पिरिट आफ्टर लाइफ में रिलीज हो जाती है, इसीलिए सभी लोग मॉब का थैंक यू कर रहे होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेगन एक बंदे को चोमू बना रहा है। जो रेगन है वो इस बंदे को कहता है तुम्हारे ऊपर एक आत्मा का साया है और इस बंदे की मसाज करके ही इसे कन्विंस कर लेता है और इससे 3800 येन ऐठ लेता है। जैसे ही आदमी चला जाता है, रेगन और मॉब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। मॉब कहता है आप मुझे काफी सारी चीजें सिखा रहे हो और ऊपर से पैसे भी दे रहे हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कुछ और भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं दूसरा काम भी करना चाहता हूँ। रेगन कहता है अच्छा ये सब होना तुम्हारी उम्र में नॉर्मल बात है, मुझे ये बताओ स्पेसिफिकली तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम कोई बैंड ज्वाइन करना चाहते हो या एडवेंचर या कुछ और। मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कोई सा क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारे लिए फिलहाल में वो सबसे बेटर होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मॉब की स्कूल के अंदर एक टेलीपैथी क्लब जिसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक मेंबर इन लोगों को छोड़ के चला जाता है। तभी ये लड़की ऑर्डर देती है जिसका नाम कुराता है, हमें 5वां मेंबर किसी भी हालत में चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एकदम से यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल से एक मेंबर आ जाता है जिसका नाम टोकुगावा है। टोकुगावा इन लोगों से कहता है तुम्हें अपना टेलीपैथी क्लब अब बंद करना होगा क्योंकि तुम्हारा मेंबर तुम्हें छोड़ के जा चुका है और कम से कम 5 मेंबर चाहिए एक क्लब को चलाने के लिए। मेरे पास अभी अभी एक क्लब के लिए
रिक्वेस्ट आई है, इसीलिए जल्दीबाजी करो। कुराता कहती है तुम इतनी जल्दी हमारे क्लब को बंद नहीं कर सकते। टोकुगावा इन लोगों को 2 दिन का टाइम देकर चला जाता है। अगर 2 दिन में ये लोग 5वां मेंबर नहीं ला पाते तो इन्हें अपना क्लब बंद करना होगा। ये चारों लोग पूरी स्कूल में घूम घूम कर हर किसी को ऑफर देने लग जाते हैं टेलीपैथी क्लब को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कोई भी ज्वाइन नहीं होना चाहता। उल्टा और इनको ही सुना रहा होता है तुम्हारा क्लब बहुत ही बेकार है। दोस्तों, बच्चों ने इनके टेलीपैथी क्लब को ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दिया। ये तो एक घड़ी सहा जा सकता है, लेकिन एक भैंस और एक टॉयलेट पेपर ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आखिरकार कौन ही इतना गधा होगा जो कि इनके अजीबोगरीब टेलीपैथी क्लब को ज्वाइन करेगा। अरे एक सेकंड रुको जरा, ये मॉब क्या कर रहा है यहाँ पर। ये सभी लोग मॉब को भी मनाने लग जाते हैं इनके क्लब को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तभी मॉब के पास रेगेन का कॉल आता है। रेगेन मॉब को काम के लिए बुला रहा होता है, लेकिन मॉब बताता है यहाँ पर क्या चल रहा है। इसी के साथ कुराता और रेगेन फोन पे आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मॉब हमारे क्लब में ज्वाइन होगा। कुराता आखिर में रोने लग जाती है, अगर मॉब ने हमारे क्लब को ज्वाइन नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेगेन मॉब से कहता है वो सब नाटक कर रही है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रही है। दोस्तों, ये रेगेन कितना अच्छा इंसान है, ये नहीं चाहता कि मॉब का कोई इस्तेमाल करे, लेकिन एक सेकंड रुको जरा, ये खुद भी तो मॉब का इस्तेमाल ही कर रहा है। रेगेन की बात सुनकर मॉब यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये बंदा मॉब को बताता है असल में जो हमारी प्रेसिडेंट कुराता है वो ही सिर्फ टेलीपैथी को मानती है, बाकी के हम सिर्फ यहाँ पर झूठ मूठ के लिए रुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम कह रहे हैं तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। मॉब इनको ये कह के आ जाता है कि सोच के मैं इसका जवाब दूंगा। इसी के साथ सिंसिप्टोदर हम देखते हैं रेगेन और मॉब को एक साथ, और भाई साहब रेगेन ने ये बेचारे मॉब की क्या हालत कर दी है। दोस्तों, बस के यही दिन देखने के लिए आज तक राजीव तलवार जिंदा बचा हुआ है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। मैं रेगेन ने मॉब के साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों को गर्ल्स स्कूल के अंदर घुसना है, और सरप्राइजिंग बात तो ये होती है गार्ड्स लोगों को मॉब सचमुच का लड़की लग रहा होता है, भले ही वो रेगेन को पकड़ लेते हैं बाहर ही। रेगेन ने मॉब को बता दिया होता है कि इन लोगों का क्लाइंट इसी स्कूल की छत पे है। जैसे ही मॉब वहां पर जाता है 3 लड़कियां बेचारे मासूम भोले भाले मॉब को धर लेती है। जैसे ये 3 लड़कियां यहाँ से जाती है, मॉब को अपना क्लाइंट मिल जाता है, और वो होती है ये 2 लड़कियां। ये लड़कियां मॉब को बताती है हमारी स्कूल में कुछ तो भूतिया चल रहा है, लेकिन कोई भी टीचर्स हमारी बात का विश्वास नहीं करते, इसीलिए हम लोगों ने रेगेन को और तुम्हें रिपोर्ट दी है। यहाँ पर सचमुच में एक स्पिरिट मौजूद होती है, इसीलिए मॉब उसका पूरी स्कूल भर में पीछा करता है और आखिर में पहुंच जाता है बास्केटबॉल कोर्ट स्टेडियम के अंदर। मॉब अपनी पावर की मदद से इस स्टेडियम को लॉक कर देता है, जिससे कि अब यह स्पिरिट इस स्टेडियम से बाहर नहीं जा सकती। जैसे ही मॉब अंदर जाता है वो देखता है काफी सारी लड़कियां यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रही होती है, लेकिन तभी ये स्पिरिट सभी लोगों के सामने आ जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा जाइंट घोल स्पिरिट होता है जो कि मॉब के ऊपर फुल पावर से अटैक कर देता है, लेकिन मॉब इसका हाथ ही फोड़ देता है अपनी साइकिक पावर से। घोल मॉब से डरने लग जाता है, इसीलिए वो एक लड़की को होस्टेज बनाना चाहता है, लेकिन फटाक से मॉब आता है और इस घोल को खत्म कर देता है, टुकड़े टुकड़े में काट के अलग कर देता है। ये देखकर सारी की सारी लड़कियां मॉब से इंप्रेस हो जाती है और मॉब की तारीफ करने लग जाती है। इसी कारण से मॉब नर्वस हो जाता है। तभी ये जो घोल की स्पिरिट होती है वो आफ्टर लाइफ में रिलीज होते हुए मॉब से कहती है मैं तुम जैसे लूजर से कैसे हार गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं भी एकदम तुम्हारी तरह था, मैं भी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, बहुत ही नर्वस फील करता था, लेकिन जब मैं मरा उसके बाद से मैं बहुत ही इंजॉय करने लग गया था, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। मॉब अपने घर जाकर उस स्पिरिट के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाता है। अगले दिन वो जैसे ही स्कूल में जाता है वो जाता है कुराता के पास उनके क्लब ज्वाइन करने के लिए। कुराता बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर टोकुगावा आ जाता है एक बॉडी बिल्डर क्लब के साथ। टोकुगावा मॉब से बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है, आखिरकार तुम इन लोगों का टेलीपैथी क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है। इसी कारण से मॉब बहुत ही बारीकी से सोचने लग जाता है, हाँ यार आखिरकार मेरा गोल क्या है। तभी वो अपने मन में कहता है मेरा एक ही गोल है, सुबोमी को इम्प्रेस करना। मैं सुबोमी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करूंगा, इसीलिए जो कुछ सही रहेगा मैं वही करूंगा। इसी के साथ दोस्तों वो क्लब को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन टेलीपैथी क्लब को नहीं, बॉडी बिल्डिंग क्लब को ज्वाइन हो जाता है भाई साहब। क्योंकि दोस्तों जैसा कि अपन को पता है कुराता के क्लब में सिर्फ टाइम पास होता है और बॉडी बिल्डिंग क्लब से फायदा हो सकता है मॉब का, क्योंकि अपन ने देखा था मॉब कमजोर है फिजिकली। अगले सीन में मॉब इन लोगों के साथ भाग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है साइकिक पावर से मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मुझे फिजिकली अपनी मसल्स को ग्रो करना होगा। लेकिन ये सारे बॉडी बिल्डर्स अलग ही लेवल पे है, इसीलिए बेचारा कमजोर मॉब बेहोश हो जाता है। इसीलिए ये वाला बॉडी बिल्डर वापिस इसे हेड आउट पे ले आता है अपने क्लब रूम के अंदर।
कुराता और ये तीनों बंदे अभी भी यहीं पर मौजूद होते हैं। ये लोग इनके रूम से गए नहीं है क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डर है इसी ने परमिशन दे दी है कि तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो, टाइम पास वगैरह कुछ भी करा करो। कुराता मॉब से चिढ़ के पूछती है आखिरकार तुमने बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को क्यों ज्वाइन कर लिया। मॉब जवाब देता है क्योंकि मैं शुरुआत से ही फिजिकली वीक हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम साइकिक एबिलिटी से करता हूँ। ऐसा सुनते ही ये सभी लोग मॉब को उसकी साइकिक पावर शो करने के लिए बोलते हैं और मॉब यहाँ से बहुत सारे डंबल्स को हवा में उड़ाने लग जाता है इधर से उधर। ये देखकर ये सभी लोग अपने मन में कहते हैं पहले तो सिर्फ ये स्पून्स को ही बेंड कर पाता था, लेकिन अब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मॉब की पावर्स को देखते ही कुराता मॉब को मनाने लग जाती है कि वो उसकी मदद करे टेलीपैथी में रिसर्च करने के लिए। कुराता कहती है क्या तुम पॉपुलर होने के लिए अपनी मसल्स को ग्रो कर रहे हो, लेकिन इन सब से नहीं बात बनने वाली। अगर तुम्हें टेलीपैथी आ गई तो तुम सामने वाले का माइंड रीड कर सकते हो और उसके सामने अच्छे से बिहेव कर सकते हो। तुम्हारे बॉडी इंप्रूवमेंट से अच्छा है तुम लड़कियों के दिमाग ही पढ़ लो। इसी के साथ सिंसिप्टोतर हम देखते हैं मॉब खड़ा होता है रेगन के सामने और यही सारी बातें कर रहा होता है। रेगन मॉब की मन की बात जान जाता है कि वो पर्टिकुलरली किसी एक लड़की के लिए ही ये सब कर रहा है। इसी के साथ जब वो अपने घर वापस आ रहा होता है वो अपने मन में सब कुछ सोच रहा होता है। मुझे लड़कियों के बीच में पॉपुलर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सुबोमी मुझे लाइक करे। तभी यहाँ पर एक अजीब सी लेडी आ जाती है और वो मॉब से कहती है मैं तुम्हें लड़कियों के बीच पॉपुलर होने में मदद कर सकती हूँ। और दोस्तों ये चोमू बच्चा इस लेडी के साथ चला भी जाता है। ये लेडी मॉब को बहला फुसला के एक बहुत ही सुनसान जगह में लेके चली जाती है और जैसे ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर इंटर होते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने सेम इस लेडी की तरह ही मास्क पहन के रखे हैं। ये सारे लोग मॉब को पकड़ लेते हैं और एक स्टेज के ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक आदमी और मॉब की क्लासमेट भी मौजूद होती है जिसका नाम मिजाटो होता है। तभी यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक अजीबोगरीब आदमी की एंट्री हो जाती है और ये आदमी जैसे ही कहता है क्या तुम हंस रहे हो, ऐसा सुनते ही सारे के सारे लोग हंसने लग जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ आए ये सब क्या चल रहा है। ये आदमी कहता है आज के दिन हमें 3 और स्माइल मेट्स ज्वाइन करने वाले हैं। मिजोटो कहती है ये क्या कह रहे हो तुम। ये आदमी कहता है ये बात ऑब्वियस है, तुम्हारा दिल तुम्हारी बॉडी के अंदर लॉक हो चुका है, इसी कारण से तुम हंसना तो चाहते हो लेकिन हंस नहीं पा रहे हो। एक बार तुम्हारे दिल के दरवाजे खुलेंगे तभी तुम ठीक से हंस पाओगे। एक्चुअली में दोस्तों जो ये बंदा स्टेज के ऊपर खड़ा है इसका नाम डिम्पल है और इसने पिछले महीने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की है जिसका नाम है लोल, जिसके अंदर ये लोगों को हंसाता है या फिर हंसना सिखाता है। डिम्पल इन लोगों को ऑर्डर्स देता है, इस कारण से ये लोग मॉब और इस आदमी के ऊपर भी ये वाला हंसने वाला मास्क पहना देते हैं। मिजोटो कहती है मुझे एक बात जाननी है, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पिछले महीने शुरू हुई है और इसने इतने सारे लोगों को कैसे इकट्ठा कर लिया है। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे शक है तुम लोगों को हिप्नोटाइज करते हो और अपने वश में कर लेते हो। इतने में ही दोस्तों हम देखते हैं जिस आदमी के ऊपर हंसने वाला मास्क लगाया गया था, जैसे उसका मास्क निकालते हैं वो आदमी पहले तो सेट था लेकिन काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। अब ये देख के लड़की बहुत ही शौक हो जाती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग इसको भी मास्क पहना देते हैं जिससे कि लड़की न चाहते हुए भी बहुत ही हंसने लग जाती है। मिजोटो अपने मन में कहती है ये सब क्या चल रहा है, मुझे कोई बचाओ, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इतने में ही मॉब कहता है यहाँ पर तो सिर्फ हंसने की बात हो रही है लेकिन मुझे तो पॉपुलर होना है, ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी मदद नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ऐसा कहते हुए मॉब यहाँ से जाने लग जाता है लेकिन ये आदमी मॉब को रोकता है और कहता है तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। मॉब को रोकने के लिए ये आदमी मॉब को एक गेम खिलाने लग जाता है जिसके अंदर अगर मॉब हंस देगा तो वो हार जाएगा और ये चोमू बच्चा मॉब मान भी जाता है गेम खेलने के लिए। मिजोटो अपने मन में कहती है नहीं मॉब ये वाला गेम मत खेलो, ये एक जाल है। यहाँ पर 3 लोग मौजूद होते हैं जो कि फनी चेहरे बनाकर मॉब को हंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन मॉब नहीं हंसता, उल्टा ये लोग ही हंसने लग जाते हैं। मॉब अपना चेहरा पोंछकर यहाँ से जाने लग जाता है लेकिन डिम्पल कहता है अब मैं खुद तुमसे कॉम्पीट करने वाला हूँ तुम्हें हंसाने के लिए। ये लोग जो लिक्विड पी रहे हैं वो दूध है और डिम्पल ने इस दूध के अंदर कुछ मिला दिया है जिससे कि मॉब के मुंह से अपने आप ये दूध बाहर आ जाता है। इस कारण से मॉब हार जाता है लेकिन मॉब कहता है अभी तक मैं हारा नहीं हूं और वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है जिससे कि इन लोगों के सारे हिप्नोटिसिस की पावर कैंसिल हो जाती है। ये देखकर डिम्पल शॉक हो जाता है लेकिन तभी दोबारा से वो अपनी पावर से इन लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। ये सारे लोग मॉब को पकड़ लेते हैं और अब की बार डिम्पल अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है मॉब को हंसाने के लिए लेकिन मॉब बिल्कुल भी हंस नहीं रहा होता। इसी के साथ हम एक मॉब का पास्ट सीन देखते हैं जिसके अंदर जो मॉब होता है वो लिटरली बचपन से ही हंसता ही नहीं
है। ये आदमी पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है और कहता है क्या तुम कोई लाश वगैरह हो, तुम हंसते क्यों नहीं। मॉब कहता है मैं नहीं हंसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो भी हंस नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूँ। डिम्पल कहता है अच्छा मुझे समझ में आ चुका है, तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके के इमोशंस ही नहीं है। उस लड़की ने मुझे बताया कि तुम्हें लव लाइफ में प्रॉब्लम है ना। जिस तरीके की तुम्हारी पर्सनैलिटी है तुम किसी भी लड़की के साथ हंस ही नहीं सकते। सारे इमोशंस शारीरिक तौर पे झलकते हैं लेकिन तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं जो मॉब की फटने वाली परसेंटेज होती है वो 92 तक चले जाती है। डिम्पल को ये रियलाइज हो जाता है कि मॉब के पास भी साइकिक एबिलिटीज है और मॉब को भी रियलाइज हो जाता है कि असल में ये डिम्पल कोई इंसान नहीं है, ये एक इविल स्पिरिट है। मॉब को खत्म करने के लिए डिम्पल अपने ट्रू फॉर्म में आने लग जाता है। इसी के साथ आसपास के सारे लोग मॉब को पकड़ लेते हैं, उसकी जगह से उसे हिलने नहीं देते। इसी के साथ हमें पता चलता है एक्चुअली में जो मॉब के अंदर साइकिक एबिलिटीज है उसके कारण उसके सारे के सारे इमोशंस दब चुके हैं। मॉब शुरुआत से ही अपनी साइकिक पावर्स को छुपाते हुए आ रहा है और अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है, अपनी खासियत को दूसरों को नहीं शो करता, अपने अंदर ही अंदर रखता है, तो ऐसे में उसके इमोशंस दब जाते हैं। लेकिन जो मॉब के अंदर इमोशंस है उनकी भी एक लिमिट है, अगर वो अपनी लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं तो फिर एक बहुत ही खतरनाक इमोशन बाहर आएगा, हो सकता है वो एंगर। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर फटने का काउंटडाउन चलता रहता है परसेंट में। ये परसेंट ग्राफ शो करता है कि अंदर से मॉब कैसा फील कर रहा है। अगर 100% पे गया, जो कि अब ये जा चुका है, तो बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है, इमोशंस बाहर आएंगे। जैसा कि अभी अपन लोग देख पा रहे हैं काउंटडाउन 100% जाने की वजह से मॉब अब रेज मोड के अंदर इंटर हो चुका है। डिम्पल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये एक हाई लेवल की इविल स्पिरिट है, यानी कि ये नॉर्मल स्पिरिट से ज्यादा पावरफुल है। डिम्पल अपनी फुल पावर और स्पीड में मॉब के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मॉब के पास जाते ही मॉब एक शील्ड ओपन कर लेता है और जब डिम्पल वापस आता है वो देखता है उसका हाथ ही गायब हो चुका है। लेकिन डिम्पल अपने आप को और ट्रांसफॉर्म कर लेता है और मॉब के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार मॉब डिम्पल के चारों हाथों पैरों को काट के रख देता है, लेकिन डिम्पल बीच में ही अपने मुंह का इस्तेमाल करता है और मॉब के ऊपर एक खतरनाक लाइट से अटैक कर देता है। फिर उसके बाद एक ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन वो ब्लेड ही टूट जाती है। जैसे ही धुआं हटता है मॉब डिम्पल के सिर को टच करता है और उसे ब्लास्ट करके रख देता है। भाई साहब लिटरली क्या ही तो ओवर पावर बंदा है ये बंदा। इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं मॉब रेगन के सामने बैठा हुआ होता है और अपने मन में पछता होता है कि मेरी वजह से इतने सारे खुश लोग अब खुश नहीं हो पाएंगे। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने आप को उठा रहे होते हैं और सारे लोग नॉर्मल हो चुके हैं और वो मॉब का थैंक यू कर रहे होते हैं कि डिम्पल जैसे मॉन्स्टर से उसने बचा लिया है इन लोगों को। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं गैंग वॉर चल रही होती है दो स्कूल्स के बीच में। जो सॉल्ट मिडिल स्कूल है वो विनेगर मिडिल स्कूल के ऊपर भारी पड़ रही होती है। इतने में ही जो विनेगर मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं वो एक बंदे को बुला लेते हैं जिसका नाम है टेरू, और ये टेरू नाम का बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसने सॉल्ट पब्लिक वालों की हालत खराब कर दी है अकेले नहीं। टेरू अपने मन में कहता है मैं इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ, इसीलिए अगर मेरे पास पावर है तो मैं मनचाहा काम कर सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने कदमों में झुका सकता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मॉब सुबह सुबह अपनी नींद से जाग रहा होता है, लेकिन भाई साहब इसके सामने हम ये क्या देखते हैं, ये डिम्पल है जिसे कि मॉब ने अभी अभी हराया था। डिम्पल पूरी तरीके से मरा नहीं होता बल्कि अब वो एक छोटा सा स्पिरिट बन चुका है, बिल्कुल इस तरीके का। मॉब डिम्पल को पकड़ लेता है और पीटने लग जाता है क्योंकि वो चेक कर रहा होता है कहीं ये सपना है या हकीकत। इसीलिए डिम्पल कहता है अगर तुम्हें चेक ही करना है तो सिर्फ पिंच कर लो, इतना ज्यादा पीटने की क्या जरूरत है। जैसे ही मॉब डिम्पल को खत्म करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, डिम्पल कहता है रुको रुको, मुझे मारो मत, मुझे एक बात कहनी है। पहले मैं ये सोच रहा था सारी की सारी स्पीसीज के ऊपर बैठना बिल्कुल एक गॉड की तरह, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि बिना में स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स के ये नहीं कर सकता। इसीलिए कैसा रहेगा अगर अपन दोनों हाथ मिला ले तो। मॉब नहीं मानता और वो अपना हाथ दोबारा से आगे बढ़ा लेता है डिम्पल को खत्म करने के लिए, लेकिन डिम्पल डर के मारे माफी मांगने लग जाता है और कहता है आज से मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो। मॉब कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बारे में अपने मास्टर से बात करूंगा। डिम्पल अपने मन में कहता है अब तो मुझे टाइम मिल चुका है, मौका मिलते ही मैं इसकी बॉडी को हथिया लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं जहां जहां भी मॉब जा रहा होता है डिम्पल उसका हर जगह पीछा करने लग जाता है और उसके बारे में पता करने लग जाता है जो चीज उसको फायदा कर सकती है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मिजाटो मॉब के भाई यानी कि रित्सु से मिलती है मॉब की साइकिक पावर्स के बारे में बातचीत करने के लिए। सीन शिफ्ट होता हम रेगन को देखते हैं जो कि एक स्पिरिट को फोटोशॉप कर रहा होता है एक फोटो के अंदर से। तभी यहाँ पर मॉब और डिम्पल आ जाते हैं। मॉब डिम्पल से कहता है यही मेरे मास्टर रेगन है और ये
बहुत ही ज्यादा पावरफुल साइकिक है, लेकिन डिम्पल को मॉब की बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो अपने मन में कहता है इस बंदे के अंदर से तो जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर रिलीज नहीं हो रही। क्लियरली ये बंदा मॉब को इस्तेमाल कर रहा है। क्या मुझे ये बात मॉब को बतानी चाहिए? लेकिन रुको, मैं भी इस बंदे का जरूर से इस्तेमाल कर सकता हूँ आगे जाके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो रित्सु होता है वो मिजोटो को मॉब के बारे में बता रहा होता है। एक्चुअली में जो मिजोटो है वो चाहती है कि मॉब के बारे में सभी लोगों को पता चल जाए और वो बहुत ही पॉपुलर बन जाए। मिजोटो कहती है मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मॉब की पावर्स को लोग समझे और उसे माने, लेकिन जो मॉब का भाई रित्सु है वो मना कर देता है कि मेरा भाई कोई सर्कस में काम करने वाला थोड़ी न है जो अपनी पावर्स को शो ऑफ करेगा। इतना कह के रित्सु यहाँ से चला जाता है और मिजाटो अपने मन में कहती है कि रित्सु बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बिल्कुल ही मॉब से उल्टा है। मतलब दोस्तों, रित्सु पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कहीं ना कहीं जो रित्सु है वो मॉब की एबिलिटीज को ज्यादा सुपीरियर मानता है और अपने आप को छोटा मानता है, जो कि दोस्तों देखा जाए तो एकदम सही बात भी है, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर्स होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसी के साथ अगले दिन हम देखते हैं दोनों भाई स्कूल साथ में जा रहे होते हैं। रित्सु एकदम से पूछता है तुम अपनी साइकिक पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, ऐसा क्यों? और भाई साहब मॉब ऐसे ऐसे जवाब देता है जो कि डिम्पल के विचारों से एकदम उल्टे हैं। मॉब का कहना है मुझे अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करने का चांस ही नहीं मिलता और हर चीज अपन साइकिक पावर से करे तो भी अच्छी बात थोड़ी ना है, और ऐसा भी नहीं है कि जिंदा रहने के लिए साइकिक पावर्स होना जरूरी है, और अपन बहुत सारी चीजें ऐसे है जो कि साइकिक पावर से भी नहीं कर सकते, जैसे कि मसल्स को ग्रो करना, लड़कियों से बात करना, आसपास के माहौल को समझकर अपने आप को एडजस्ट करना, और सबसे बड़ी बात नॉलेज। और रित्सु इन सब बातों में तुम मुझसे कहीं गुना ज्यादा आगे हो। जिस वक्त मॉब स्कूल के अंदर पढ़ रहा होता है उस वक्त डिम्पल अपने मन में कहता है अगर ऐसी पावर्स किसी और के पास होती तो बात कुछ अलग होती, वो जरूर से कुछ न कुछ और कर रहा होता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिस गैंग के बच्चे पिछली बार टेरू से पीट गए थे वो बच्चे आते हैं इस बॉडी बिल्डर के पास जिसका की नाम मुसाशी है। ये बच्चे कहते हैं कि हमें भी तुम्हारी तरह बॉडी बनानी है ताकि ये लोग बदला ले सके उस टेरू से। लेकिन मुसाशी इन लोगों से कहता है मैं तुम लोगों को गुंडागर्दी में मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तुम हम लोगों की तरह नहीं हो जिनकी कोई एम्बिशन है कुछ करके दिखाने का। तभी ये बीच वाला लड़का कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो वो पीछे तुम्हारे साथ वाले लड़के वो उधर क्या कर रहे हैं? और भाई साहब बेचारे मुसाशी के पास भी इनकी हरकतों के लिए कोई भी जवाब नहीं होता। तभी ये सारे लोग बाहर चले जाते हैं और ये लड़का मदद मांगने लग जाता है मुसाशी के कि एक बच्चे को मारना है क्योंकि तुम काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। मुसाशी चिल्लाकर इन लोगों से कहता है हम लोग स्क्वाट्स करने में बिजी है और हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करके बॉडी इसलिए नहीं बनाते कि हम फाइटिंग जैसा फालतू काम करेंगे। इस वाले बंदे को पता नहीं क्या चुल मच जाती है, ये मुसाशी की टीम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मुसाशी का बंदा इस बंदे का सिर पकड़ के ही हवा में उठा लेता है। ये देखकर गैंग वाला बंदा कहता है ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर है, अगर किसी भी हालत में ये हमारी टीम में आ जाए तो हम लोग उसे जरूर से हरा सकते हैं। इतने में ही उसकी नजर पड़ती है मॉब के ऊपर। जो ये बंदा है जिसका नाम है टेगा, ये प्लान करता है किसी भी हालत में अपन बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को भिड़ा देंगे टेरू के साथ ताकि वो लोग टेरू की बैंड बजा दे। इसीलिए ये लोग लड़की बन के एक फर्जी लव लेटर मॉब के लिए लिख देते हैं और उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन जो डिम्पल होता है उसे पता चल जाता है ये लव लेटर फर्जी है और वो मॉब से भी कह देता है ये किसी लड़के वगैरह ने लिखा है। दूसरी ओर हम देखते हैं टेगो ने इन लोगों को भी एक लेटर लिखा होता है जिसके अंदर ये खुल्लम खुल्ला विनेगर पब्लिक स्कूल को चैलेंज कर रहा है और इन लोगों को एंकल पार्क में आने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब डिम्पल ने मॉब को बता दिया है वो लड़की वाला लव लेटर फेक है, इसलिए इन लोगों का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मॉब कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो पार्क में जाएगा। रुको एक सेकेंड, ये मॉब पार्क के अंदर क्या कर रहा है? मॉब डिम्पल से कहता है अगर सचमुच में यहाँ पर कोई लड़की आ गई और मेरा इंतजार करेगी तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचेगा। तभी यहाँ पर विनेगर पब्लिक के बच्चे आ जाते हैं और मॉब को धर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम बॉडी इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को देखते हैं। इन लोगों के पास भी एक लेटर आता है कि इन लोगों ने मॉब को बंदी बना लिया है, अगर तुम्हें उसकी जान प्यारी है तो तुरंत आ जाओ, हम है विनेगर पब्लिक स्कूल। ये पढ़ते के साथ ही मुसाशी और उसकी पूरी गैंग तैयार हो जाती है मॉब को बचाने के लिए और विनेगर गैंग का सामना करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं विनेगर स्कूल वालों ने मॉब को बांध लिया है और उसे डरा रहे होते हैं। ये जो लीडर है ये कहता
कहता है हमें हमारी इमेज बहुत ही प्यारी है, इसीलिए हमें तुम्हें होस्टेज बनाना पड़ा। डिम्पल कहता है जितने भी गुंडे लोग और पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें अपनी इमेज बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, इसीलिए तुम भी अपने आप को तैयार कर लो इन लोगों का सामना करने के लिए। लेकिन मॉब मना कर जाता है कि वो इंसानों के खिलाफ अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी विनेगर वालों के पास खबर आती है कि हम पर हमला हुआ है। इनका लीडर कहता है ये जरूर से टेगो होगा, लेकिन ये बंदा बताता है कि ये टेगो वेगो नहीं है, ये बॉडी बिल्डर्स हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गैंग लीडर इनके पास पहुंचता है और पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। मुसाशी जवाब देता है मैं सोल्ट पब्लिक स्कूल से हूँ और मैं बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का लीडर हूँ, इसीलिए जहाँ कहीं भी तुम गुंडों ने मॉब को बंदी बनाकर रखा है फटाक से उसे यहाँ पर लेके आओ। ये सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिरकार मॉब कौन है। तभी मॉब पीछे से चल के सामने आता है। गैंग लीडर को ये रियलाइज हो जाता है कि जरूर से ये टेगो की प्लानिंग है कि इनकी गैंग को इन बॉडी बिल्डर्स के साथ भिड़ा दिया जाए। मुसाशी मॉब को लेकर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी गैंग लीडर को चुल मच जाती है और कहता है हम तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम लोग बहुत सारे हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये लोग मुसाशी की गैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन भाई साहब जो मुसाशी और मुसाशी के साथ वाले बंदे होते हैं वो एक एक झापड़ में 3-3 4-4 बंदों को हवा में उड़ा रहे होते हैं। इन सभी लोगों की बहुत ही जल्द ये लोग चटनी बना के रख देते हैं। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर एंट्री होती है टेरू की। गैंग लीडर बताता है कि टेरू हमारा शेडो लीडर है और तुम लोगों की अब हालत खराब होने वाली है, टेरू इन लोगों को खत्म करके रख दो। लेकिन जो टेरू होता है वो सबसे पहले इसी गैंग लीडर को मारता है और कहता है आज से तुम गैंग लीडर नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और इसके बाद ये इन सभी बॉडी बिल्डर्स यानी कि मुसाशी को चैलेंज करता है। टेरू अपने आप को बहुत बड़ा स्टार और अपने आप को ही हीरो मानता है, इसीलिए वो मुसाशी और पूरी गैंग को बड़े बड़े डायलॉग्स चिपकाने लग जाता है। तभी पीछे से हम देखते हैं एंट्री होती है टेगो की। टेगो चिल्लाकर कहता है फटाक से इस टेरू के बच्चे को खत्म करके रख दो। लेकिन टेरो मुसाशी के ऊपर अटैक कर देता है और मुसाशी को बहुत दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को ही उड़ा देता है। टेगो भी पीछे से अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन टेरू उसे भी एक लाइट वाले अटैक से दूर कर देता है। टेगो अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी मुसाशी और ये चारों बंदे वापस से खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो टेरू होता है इन पांचों को दोबारा से हवा में उड़ा देता है। पीछे से फिर टेगो अटैक करता है, लेकिन टेगो का एक भी अटैक टेरू को टच तक नहीं हो पा रहा होता क्योंकि वो अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ अपनी साइकिक एबिलिटी की मदद से वो टेगो को बहुत दूर उड़ा देता है। और भाई साहब अब जाके मॉब टेरू के सामने आ चुका है। मॉब टेरू से कहता है तुम्हें अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ लड़ाई में नहीं करना चाहिए। टेरू ये देखकर बहुत ही सरप्राइज और शॉक हो जाता है कि किसी और के पास भी उसी की तरह साइकिक एबिलिटीज है और वो गुस्से में मॉब के ऊपर अपनी टेलीकाइनेसिस से अटैक कर देता है। टेरू अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से ही सारे लोगों को हवा में उड़ाता है और अपने अटैक्स करता है, लेकिन इसका मॉब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसी के साथ वो बहुत तेज स्पीड से मॉब के चारों ओर घूमने लग जाता है। ये देखकर डिम्पल अपने मन में कहता है मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि ये अपने मन के अंदर क्या सोच रहा होगा। इसने शुरुआत से ही अपने आप को एक हीरो बनाकर रखा है एक छोटी सी दुनिया के अंदर एकदम तालाब जैसी, और आज पहली बार ये किसी ऐसे शख्स से मिल रहा है जो कि इसके नेचुरली एकदम बराबर है। इसी के साथ टेरू एक जगह पे रुक जाता है और पत्थरों की मदद से मॉब के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मॉब इन सभी से बच रहा होता है एक शील्ड के जरिए। डिम्पल मॉब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि तुम भी अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करो और इस बच्चे को सबक सिखाओ। लेकिन मॉब अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पहले बचपन में किसी ने लेसन सिखाया हुआ था, मतलब कि उसे सही तरीके से बातें सिखाई थी किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यह बंदा शायद से रेगन है या फिर कोई और भी हो सकता है। इसी के साथ टेरू मॉब को इधर उधर फेंक रहा होता है, उसे तोड़ मरोड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि जिसके पास भी साइकिक एबिलिटीज है वो कुछ भी कर सकता है, पढ़ना लिखना ये सारी बातें एकदम बकवास है। इन पावर्स के साथ मैं नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल नहीं रह सकता, मैं सभी लोगों से बेटर हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉब की हालत खराब हो चुकी है। एकदम से डिम्पल सामने आता है और कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो टेरू से कहता है ओए बच्चे क्यों ना इस लड़ाई को अपन ड्रॉ मान लेते हैं। टेरू कहता है हरगिज़ नहीं, एक ऐसे बच्चे के साथ अपनी लड़ाई को ड्रॉ करना ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी है। डिम्पल कहता है सिंपली तुम सिर्फ अपने ईगो के लिए लड़ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें मॉब को और ज्यादा चोट नहीं पहुंचाने दे सकता हूँ। वैसे भी मॉब अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें सबक
सबक सिखा देता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो दोस्तों अपने पुराने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है भले ही मेरी ज्यादातर स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी इतनी काफी है। मॉब एक ऐसा शख्स है जो कि गॉड बन सकता है, वो तुम जैसे लूजर के बराबर नहीं है। जैसे ही दोस्तों डिम्पल इतना कहता है टेरू उसे खत्म करके रख देता है। दोस्तों पर्सनली मेरे को ऐसा लगा था कि डिम्पल और इसके बीच में खतरनाक फाइट होने वाली है। ऐसा भी लग रहा था हो सकता है डिम्पल सचमुच में इस बंदे को सबक सिखा दे, लेकिन ये बंदा ज्यादा ही ताकतवर है। टेरू कहता है मैंने अपनी साइकिक कोर का इस्तेमाल किया है इसीलिए अब इसका जरा सा भी हिस्सा नहीं मौजूद है, अब ये खत्म हो चुका है। मॉब उठता है और 2-3 बार डिम्पल का नाम लेता है। इसी के साथ वो अपने डिम्पल के साथ बिताई हुई पुरानी सारी मेमोरीज को याद करने लग जाता है। जो मॉब का एक्सप्लोजन मीटर होता है वो फिलहाल में 50 पर होता है। टेरू कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे पेट को खत्म कर दिया है। मॉब जवाब देता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसी के साथ टेरू मॉब और डिम्पल दोनों की ही बेइज्जती करने लग जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, बर्बाद हो। लेकिन वो डिम्पल की बातों को याद करता है। डिम्पल उससे कहता है तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मॉब कहता है अभी अभी मैंने रियलाइज किया कि डिम्पल तुम्हारे कंपैरिजन में अच्छा था। ऐसा सुनते ही टेरू को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत सारे अटैक्स मॉब के ऊपर करने लग जाता है। टेरू अपनी बहुत ही पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी मॉब कुछ नहीं करता। टेरू चाकुओं को कंट्रोल करने लग जाता है जिनसे बचने के लिए मॉब भी अपनी थोड़ी सी साइकिक पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि भाई साहब वो टेरू का गंजा ही छिल देता है, उसके सारे बाल उड़ा देता है। ये देखकर टेरू का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी टेरू सिर्फ इतना चाहता है कि मॉब भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और वो सही तरीके से लड़े ताकि ये डिसाइड हो जाए कि आखिरकार सचमुच में कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर भी मॉब अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता और टेरू के अटैक्स से बच रहा होता है। टेरू फिर भी नहीं रुकता और वो अपनी स्वाट से बहुत सारे अटैक्स करने लग जाता है। साथ ही साथ वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहता है मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ, मैं ही इस वर्ल्ड में सबसे बेटर हूँ। मॉब कहता है सिर्फ तुम साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्पेशल हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो। एक सेकेंड रुको जरा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे रियलाइज हो चुका है कि तुम इतनी ज्यादा मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम भी एकदम मेरी तरह हो जिसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें भी ऐसा लगता है अगर तुम्हारी पावर्स को तुमसे छीन लिया जाए तो तुम्हारे अंदर फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तुम एकदम खाली हो जाओगे, तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं बचेंगे और तुम भी एकदम लूजर बन जाओगे। तुम सिर्फ इस सच्चाई को मानना नहीं चाहते हो और इसी से बचने के लिए ये सब कर रहे हो। ऐसा सुनते ही टेरू का दिमाग खराब हो जाता है और वो मॉब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार वो अपनी कोई भी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने हाथों से ही मॉब का गला दबाने लग जाता है। साथ ही साथ वो अपनी सारी मेमोरीज को याद करने लग जाता है कि वो अपनी पावर्स की वजह से ही अपने दोस्तों के सामने कूल बनता है और हीरो बनते रहता है। टेरू चिल्ला चिल्ला कर कहता है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो और वो अपनी ग्रिप को भी टाइट करते जा रहा होता है। लेकिन फिर भी मॉब पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता और उसका एक्सप्लोड होने का परसेंटेज एकदम 100 तक चले जाता है, जिससे कि मॉब बेहोश हो जाता है। और मॉब अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए नहीं करता क्योंकि इससे उसके आसपास वालों को चोट लग सकती है। टेरू सोचता है मॉब बेहोश हो चुका है इसीलिए वो यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी भाई साहब मॉब वापस खड़ा हो जाता है अपने रेज मोड के अंदर और अब वो अपनी साइकिक एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है, जिनके खिलाफ टेरू एक सेकेंड भी टिक नहीं पाता। और वो मॉब की इतनी खतरनाक एबिलिटीज को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मॉब की एबिलिटीज लगातार बढ़ते ही जा रही होती है, पावर्स लगातार ग्रो होती रहती है। इसी कारण से जो पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है वो टूटकर टुकड़ों टुकड़ों में अलग हो जाती है और वो टेरू के साथ एकदम आसमान में चले जाती है। टेरू कहता है अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। और हम नीचे मॉब को देखते हैं जिसे कि इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी साइकिक एबिलिटीज के कारण आज फिर से लोगों को चोट पहुंच सकती थी। और दोस्तों हम देखते हैं मॉब का जो दुख होने का लेवल होता है वो 100 पार कर जाता है। और हम यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग वापस से सही सलामत हो जाती है। पता नहीं दोस्तों ये अभी अभी क्या हुआ, लेकिन इसके बारे में अपन को जरूर से पता चल जाएगा। यहाँ पर टेरू आता है अपनी उसी फटी हुई हालत में, लेकिन अब टेरू सुधर चुका है और उसे रियलिटी का भी एहसास हो चुका है। इसी के साथ घर जाने से पहले मॉब 3 घंटों तक डिम्पल को ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसे डिम्पल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जैसे मॉब घर पहुंचता है मॉब दुखी लग रहा होता है और वो अपने भाई रित्सु से माफी मांगता है। एक बार जब उसे हाई स्कूल वाले परेशान कर रहे थे तब कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई थी मॉब की पावर्स के कारण। रित्सु कहता है उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए फालतू का लोड मत लो। लेकिन दोस्तों जैसे वो अपने रूम में जाकर टीवी देख रहा होता है वो उसी मेमोरी को याद करता है जिसमें कि मॉब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और काफी लोगों को घायल कर देता है।
जैसे ही रित्सु सो जाता है उसे अपने भाई के साथ एक सपना आता है जिसके अंदर रित्सु कह रहा होता है, वाह ये कितना बढ़िया है, क्या भाई मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मॉब जवाब देता है, हाँ जरूर, क्योंकि तुम भी तो मेरे छोटे भाई हो। लेकिन रियलिटी में रित्सु के पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है। जैसे उसकी नींद खुलती है वो पानी को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस बच्चे से कहाँ होगी बेचारा। अगली सुबह हम देखते हैं रेगन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। वो एक आदमी को बेवकूफ बना रहा होता है कि वो उसके मरे हुए फादर की आत्मा से उसकी बात करा सकता है। रेगन बात करते करते अपने मन से ही बत्तियां देने लग जाता है, जो कि इस आदमी की बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही होती है। तभी ये आदमी एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है, आप मुझसे शुरुआत से ही अच्छे नहीं थे। और दोस्तों ये आदमी अपने फादर से किसी तरीके का पासवर्ड मांगने लग जाता है, जिसके अंदर हो सकता है किसी तरीके का खजाना वगैरह हो। लेकिन ये बात रेगन को कहां से पता होगी। ये आदमी तलवार तान देता है रेगन की मुंडी के ऊपर, इसीलिए रेगन एक घूम के पंच मारता है, इस आदमी को बेहोशी कर देता है। मॉब कहता है, सर ये आपने क्या किया। रेगन जवाब देता है, ये तो बस सेल्फ डिफेंस में हुआ है। मॉब कहता है, क्या ये फिर ठीक है। सेल्फ डिफेंस के चलते अगर मैं किसी के बाल उड़ा दूं, फिर उसे नंगा कर दूं और उसे सबके सामने बेइज्जत करके वो जिस स्कूल में जाता है उसे तबाह करके रख दूं, क्या ये सब भी ठीक रहेगा अगर सेल्फ डिफेंस की वजह से हुआ है तो। रेगन कहता है, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मॉब कहता है, मेरी पावर्स कभी कभी कंट्रोल में नहीं रहती, इसी कारण से मैं कुछ भी कर देता हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है। रेगन जवाब देता है, नहीं, जो काम भी तुम करते हो मेरे साथ वो बहुत ही बढ़िया है, तुम बहुत सारे लोगों की मदद करते हो। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं टेंगा अपने गैंग मेंबर्स के साथ बात कर रहा होता है। जिस भी बंदे ने टेरू को हराया था वो अपनी ही स्कूल से था, मैं उसे ढूंढ लूंगा और अपनी गैंग के अंदर उसे शैडो लीडर बना दूंगा। इधर दूसरी ओर मिजाटो मॉब से कहती है, वो तुम ही हो ना जिसने कि विनेगर पब्लिक स्कूल में जाकर उस लड़के को हराया था। वो लड़का भी तुम्हारी तरह साइकिक पावर्स को यूज कर सकता था, है ना। और दोस्तों मिजाटो को ये बात न्यूज चैनल से पता चलती है, क्योंकि ये बात वायरल हो जाती है, फैल जाती है, किसी ने तबाही मचा दी उधर विनेगर में। लेकिन मॉब मिजाटो को ज्यादा कुछ नहीं बताता, इसीलिए मिजाटो यहाँ से चले जाती है। और हम देखते हैं कुराता भी इन दोनों की बात सुन रही होती है। वो फटाक से मॉब के सामने आती है और कहती है, क्या सचमुच में तुम्हारे जैसे दूसरे भी लोग आसपास मौजूद है। मॉब कहता है, हाँ। कुराता कहती है, तो क्यों ना अपन उन लोगों को ढूंढे, अपन दोनों डेट पे चलेंगे और वहां दूसरे टेलीपैथिक लोगों को ढूंढेंगे और उनकी मदद से एलियंस के साथ अपन कांटेक्ट कर पाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल के मेन लोगों के बीच में मीटिंग चल रही होती है कि हम स्कूल को और ज्यादा शांति लायक जगह कैसे बना सकते हैं। यह बंदा स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है जिसका नाम है कामुरा। और यहाँ पर रित्सु भी मौजूद होता है, जो कि फर्स्ट ईयर वालों का लीडर हो सकता है या फिर मॉनिटर अपन कह सकते हैं। कामुरा रित्सु से कहता है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, इसीलिए तुम मुझे सजेशन दो, अपन लोग ऐसा क्या करें जिससे कि स्कूल में शांति और ज्यादा बढ़ सके। रित्सु सजेस्ट करता है, अपनी स्कूल में बहुत सारे बच्चे बदमाश है, अगर अपन किसी तरीके से इनको पनिश करें तो हो सकता है ये सुधर जाए और स्कूल और ज्यादा बेटर बन जाएगी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है रित्सु अपने घर जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसे अवेकनिंग लैब आने के लिए एक पर्ची देता है, जिसको देखकर रित्सु अपने मन में बहुत ही विचारों में सोचने लग जाता है। जैसे ही यह आदमी यहाँ से जाता है, यहाँ पर टोकुगावा आ जाता है और वो रित्सु से कहता है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे कि तुम दूसरों की नजर में बड़ा बन सकते हो, लेकिन फिर भी तुम जानबूझकर अपना खुद का क्रेडिट दूसरों को लेने देते हो। तुम्हारे भाई की तरह एक्टिंग करना बंद कर दो। और दोस्तों टोकुगावा के मुंह से ऐसी बात सुनकर रित्सु को हिट हो जाती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं शायद से टोकुगावा को पता है मॉब कितना पावरफुल है और वो अपना क्रेडिट को छुपा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रित्सु उसी बंदे के पास चला जाता है जिसने कि रित्सु को अवेकनिंग लैब में आने के लिए एक कार्ड दिया था। यह बंदा एक ऐसी लैब में काम करता है जहां पर लोगों के अंदर अगर साइकिक पावर्स मौजूद होती है तो उन्हीं को अवेकन किया जाता है। दूसरी ओर मॉब और कुराता डेट पे आए होते हैं। दोस्तों डेट तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुराता बेचारे मॉब की सिर पर बैंड बजा रही होती है। यहाँ पर कुराता बार बार पूछ रही है, कोई एस्पर बच्चा तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं। यहाँ पर मॉब को एक एडल्ट एस्पर दिखाई देता है जिसकी पावर बहुत ही खतरनाक लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो कुराता को नहीं बताता है। इधर की साइड ये बंदा रित्सु को कुछ और बच्चों से मिलाता है जो कि रित्सु की तरह ही एस्पर्स है, लेकिन ये बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इनके पावर लेवल्स बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। सेम शिफ्ट होकर हम देखते हैं प्रेसिडेंट कामुरा को जो कि अपने घर जाता है और कामुरा की मदर और कामुरा का बड़ा भाई इसे बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं। और हम देखते हैं कामुरा एक ऐसी जगह पे रहता है, भाई साहब बहुत ही गंदी जगह है, उसके रूम के अंदर भी पूरा का पूरा कचरा भरा पड़ा हुआ है। दोस्तों मेरे को तो इसके चेहरे को देखते के साथ ही लग रहा था ये किसी तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बंदा है। अपन इसकी हालत भी देख पा रहे हैं, कुछ तो गलत है इस बंदे के साथ। अगले
अगले दिन कामुरा रित्सु को बहुत जल्दी स्कूल में बुला लेता है और हम देखते हैं ये दोनों मिलकर यहाँ पर बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। रित्सु कामुरा को मना करता है लेकिन फिर भी कामुरा नहीं सुनता है। एक्चुअली में ये लोग टेंगा को फंसाने के लिए यहाँ पर एक चाल चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर लड़कियों का किसी तरीके का सामान है, अपन कह सकते हैं ये म्यूजिकल या फिर फ्लूट तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसे की लड़कियां इस्तेमाल करती है। कामुरा इसे टेंगा की जगह पर रख देता है ताकि ये लोग टेंगा को फंसा सके और स्कूल को साफ कर सके। जैसे सारे बच्चे क्लास में आते हैं यहाँ पर हंगामा मच जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा होता है और जैसे यहाँ पर टेंगा आता है सारे लोग उसको बहुत ही गलत नजरों से देख रहे होते हैं। सारे बच्चे टेंगा को ठरकी समझ रहे होते हैं और टेंगा बुरी तरीके से फंस जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों बेचारे टेंगा के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला कर टेंगा को ठरकी बोलने लग जाते हैं। कोई भी बच्चा टेंगा का साथ नहीं दे रहा होता। हमें पता चलता है जो टेंगा है उसका अटेंडेंस 2 साल से एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये सब इंसिडेंट के बाद बेचारा टेंगा एब्सेंट रहने लग गया। अगले सीन में हम रित्सु को अवेकनिंग लैब के अंदर बैठा हुआ देखते हैं जहां पर वो कामुरा और टेंगा की बातों को याद करते हुए चिढ़ के अपने मन में कहता है ये सब मैं क्या करने लग गया हूं, और वो गुस्से में चम्मच फेंक कर यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक सरप्राइजिंग चीज देखते हैं। जिस चम्मच को रित्सु ने फेंका है वो पूरी तरीके से टूट मरोड़ जाती है, यानी कि रित्सु के अंदर भी साइकिक पावर्स होने के चांसेस है। जैसे ही रित्सु अपने घर आता है भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर डिम्पल मौजूद होता है जिसे कि रित्सु भी देख पा रहा होता है। और दोस्तों एक्चुअली में जो डिम्पल है वो पार्टिकल लेवल से वापस जिंदा बच गया, अपने आप को वापस इतना बड़ा कर लेता है। डिम्पल रित्सु को बताता है तुम्हारे अंदर भी साइकिक पावर्स अवेकन हो चुकी है, क्योंकि तुम मुझे देख पा रहे हो ये इसी चीज का सबूत है। अगर तुम मुझे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करने दोगे तो ऐसे में तुम अपने भाई को भी पीछे छोड़ सकते हो। और दोस्तों डिम्पल की बातों की वजह से हम देखते हैं रित्सु के अंदर इविल साइड जनरेट होने लग जाती है। डिम्पल कहता है अगर तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है तो अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। और जैसे ही रित्सु रिलैक्स होता है भाई साहब हम देखते हैं डिम्पल रित्सु की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। लेकिन कब्जा करने के बावजूद भी हम देखते हैं डिम्पल रित्सु की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो खुद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है इतनी बार मारे जाने के कारण। अगली सुबह हम देखते हैं जब से मॉब ने टेरू को हराया है वो आसपास की गैंग लीडर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका है और इन लोगों ने मॉब को एक नया नाम दे दिया है व्हाइट टी पॉइजन। ये सारी गैंग्स इसी एरिया के बाकी स्कूलों की होती है और ये सारे गैंग लीडर्स अब किसी भी हालत में मॉब को यानी कि व्हाइट टी पॉइजन को हराना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें रीजन भी पता चल जाता है कि रित्सु की पावर किस तरीके से अवेकन हुई है और वो किस तरीके से बढ़ रही है। एक्चुअली में प्रेसिडेंट कामुरा और रित्सु ये दोनों मिलकर बहुत ही गलत काम कर रहे हैं खराब बच्चों को स्कूल से निकलवाने के लिए। इन सब बातों की वजह से कामुरा को तो मजा आ रहा होता है क्योंकि ये दोनों सबकी नजरों में हीरो बन जाते हैं, लेकिन जो रित्सु है उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट और करप्शन की महसूस होती है। इमोशंस में चेंज आने के कारण रित्सु की पावर्स लगातार बढ़ते जा रही होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो रित्सु है वो सिर्फ डिम्पल की मदद से ही अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पा रहा है। अगर डिम्पल नहीं होता है तो अपनी पावर्स को यूज ही नहीं कर पाता। अगले सीन में रित्सु स्कूल से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे 4 बच्चे रोक लेते हैं। दोस्तों ये 4 बच्चे वही है जिसके साथ कामुरा और रित्सु ने मिलकर गलत किया है। ये चारों लोग यहाँ पर रित्सु को सबक सिखाने के लिए आए होते हैं, लेकिन रित्सु ही डिम्पल की मदद से इन चारों को पीट देता है और जैसे ही यहाँ से जाने लगता है यहाँ पर कहीं से टेरू आ जाता है। दोस्तों लोल ये क्या है, ये किस तरीके का आईफिल टावर इसने खुद के सिर के ऊपर उगा रखा है। डिम्पल टेरू को देखकर डर जाता है और वो रित्सु से भी कह देता है कि इस बंदे के साथ मत उलझना। टेरू कहता है तुम्हें अपनी साइकिक पावर्स के ऊपर रिलाय नहीं होना चाहिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एडवाइस है, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे मेरी खुद की याद आ रही है। पहले मैं भी एकदम तुम्हारी तरह था। लेकिन दोस्तों रित्सु को टेरू की बात अच्छी नहीं लगती और वो टेरू के ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इतने में ही टेरू सामने आ जाता है और रित्सु को बहुत ही ज्यादा डरा देता है। जैसे रित्सु को मौका मिलता है वो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉब एक स्कैमर लड़की की जाल में फंस जाता है। एक्चुअली में दोस्तों ये लड़की भी मॉब को बहला फुसला कर यहाँ पर ले आती है और जानबूझकर इस वास को तुड़वा देती है और फिर मॉब से पैसे मांगने लग जाती है। लेकिन इतने में ही मॉब का फोन बज जाता है और यहाँ पर रेगन आ जाता है और इन दोनों को नहीं पता स्कैम करने में रेगन किस लेवल का खिलाड़ी है। दोस्तों अगर रेगन के कंपैरिजन में इन दोनों को देखा जाए तो रेगन ने पीएचडी करके रखी हुई है और ये दोनों फिलहाल में नर्सरी या फिर किंडरगार्टन में पढ़ते हैं।
रेगन और मॉब इन दोनों को सबक सिखा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सोल्ट पब्लिक स्कूल के अंदर कामुरा और रित्सु इन दोनों की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं टेंगा को, जो कि मुसाशी के सामने बहुत ही दुखी होकर बैठा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कामुरा और रित्सु भी आ जाते हैं। कामुरा टेंगा से कहता है, आखिर तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? टेंगा जवाब देता है, अगर मैं स्कूल में नहीं आऊंगा तो ऐसे में मेरे मदर फादर को मुझ पर शक हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ इसी क्लब रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ। तभी दोस्तों इन दोनों के पास खबर आती है कि दूसरी स्कूल से कोई मिलने आया है और ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं एक दूसरी स्कूल का गैंग लीडर आया है व्हाइट टी पॉइजन से लड़ने के लिए। लेकिन रित्सु मन से ही इस गैंग लीडर को ठिकाने लगा देता है और जैसे इन सभी की छुट्टी होती है कामुरा अपने घर जा रहा होता है। लेकिन उसी गैंग लीडर के बंदे आते हैं और कामुरा को धर लेते हैं और कामुरा को बहुत पीटते हैं। अगले दिन एक और दूसरी स्कूल का गैंग लीडर आ जाता है जो कि कामुरा को दोबारा से पीटता है, क्योंकि ये सभी लोग व्हाइट टी पॉइजन का पीछा करते हुए आ रहे हैं और उसी का पता कर रहे हैं। इसी कारण से कामुरा भी स्कूल आना बंद कर देता है और अपने आप को अपने रूम के अंदर लॉक कर लेता है। एक्चुअली में दोस्तों ये रित्सु का ही प्लान होता है कामुरा के साथ ऐसे करने का, क्योंकि कामुरा के ऊपर भी रित्सु का दिमाग खराब हो गया था। रित्सु ने अपनी खुद की स्कूल को पूरी तरीके से साफ कर दिया है और अब उसका प्लान होता है पूरे के पूरे टाउन को साफ करने का, इसीलिए वो सारे के सारे गैंग लीडर से भिड़ जाता है। जैसे रित्सु को सारे के सारे गैंग लीडर्स एक साथ घेर लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर टेरू भी होता है जो कि छुप के इन लोगों को देख रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक एडल्ट एस्पर को देखते हैं जिसके पास बिल्कुल साइकिक पावर्स है मॉब की तरह। ये बंदा फोन पे किसी से बात करता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये बंदा भी मॉब के पीछे पड़ा हुआ है और उसे लगता है कि रित्सु ही वही बंदा मॉब है और वो रित्सु की फाइट देखने लग जाता है। ये सारे के सारे गैंग लीडर्स और इतने सारे बच्चे मिलकर भी रित्सु की पावर्स के खिलाफ बिल्कुल भी टिक नहीं पाते और रित्सु इन सभी को बहुत जल्दी से ढेर कर देता है। लेकिन दोस्तों इतने में हम देखते हैं यहाँ पर न जाने कहां से मॉब आ जाता है। एक्चुअली में अपन ने देखा था टेरू पहले ही इन सभी को झांक कर देख रहा था और टेरू ही मॉब के पास जाता है और मॉब को यहाँ पर लेके आ जाता है कि कोई तुम्हारे नाम से दूसरे लोगों से लड़ाई कर रहा है। मॉब यहाँ पर पहुंचकर रित्सु से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इन सारे लोगों को किसने मारा है? रित्सु जवाब देता है, इन सभी को मैंने ही मारा है और अब मेरे पास भी साइकिक पावर्स आ चुकी है। यह सुन के मॉब को भी खुशी होती है, लेकिन रित्सु के अंदर नफरत भर चुकी है। इसी कारण से वो अपने भाई से गुस्से में बात कर रहा होता है। सिचुएशन को समझ के डिम्पल यहाँ से भाग जाता है डर के मारे। लेकिन दोस्तों अब रित्सु भी अपनी खुद की पावर्स को अपने मन से यूज कर सकता है। अब वो सीख चुका है कि उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। टेरू भी यहीं पर खड़ा होता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है दो भाइयों की लड़ाई देखना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। रित्सु कहता है, तुम्हारे पास शुरुआत से ही साइकिक पावर्स थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसी कारण से मैं अपने आप को बहुत ही छोटा मानता था और मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानता था क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अपनी ताकत के बीच में गैप इतना बड़ा था, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डरता था। इसी कारण से मैं भाइयों की तरह कभी भी तुमसे लड़ नहीं पाया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी फुल ताकत से मुझ पे हमला करो, क्योंकि आज वो दिन आ चुका है। अब से भाई भाई होने का नाटक करना बंद करना होगा। दोस्तों मॉब को रित्सु ने खुला चैलेंज दिया होता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई का ही सपोर्ट लेता है। मॉब कहता है, तुम भटक चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो इन सभी पीटे हुए लोगों से माफी मांगने लग जाता है। मेरे भाई को माफ कर देना, क्योंकि वो गुस्से में आ चुका था, इसीलिए उसने तुम लोगों पर हाथ उठा दिया। लेकिन दोस्तों इन पीटे हुए लोगों की हेकड़ी अभी भी गई नहीं होती, इसीलिए वो मॉब का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने पैरों पर गिर के माफी मांगनी होगी, तभी हम कुछ सोचेंगे। मॉब वैसा करने लग जाता है जैसा जैसा ये लोग कह रहे होते हैं। तभी हम ऊपर देखते हैं उसी एडल्ट एस्पर को, जो कि कॉल पे एक बंदे के साथ बात कर रहा होता है। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर दो एडल्ट एस्पर्स होते हैं, एक तो यहाँ पर मौजूद है और दूसरा जिस लैब के अंदर रित्सु अवेकन होने के लिए गया था वहां पर जाता है और वहां के सारे लोगों को घायल कर देता है और उन 5 कमजोर बच्चों को भी बंदी बना लेता है। तभी ये हुडी वाला एस्पर भी नीचे कूद जाता है और नीचे आते के साथ ही रित्सु को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। फिर उसके बाद ही जितने भी गैंग लीडर्स और बच्चे होते हैं इन लोगों को भी ठिकाने लगा देता है। यह देखकर मॉब गुस्से में आने लग जाता है, लेकिन ये एस्पर मॉब को एक बहुत ही जोर से पंच मार के दीवार में भर देता है, जिससे कि इसको ऐसा लगता है मॉब खत्म हो चुका है। जैसे ये एस्पर रित्सु को यहाँ से ले जाने लगता है, पीछे से बहुत ही गुस्से में मॉब आता है और इस बंदे के ऊपर बहुत ही जोर से पंच मारता है।
लेकिन ये एस्पर भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो अपने आप को संभाल लेता है और मॉब के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर देता है, जिससे कि मॉब हवा में उड़ने लग जाता है और मॉब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता और मॉब को लगातार मारे ही जा रहा होता है। मॉब अपने बैरियर को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन ये बंदा ताकतवर है, इस कारण से उसका बैरियर भी टूट जाता है। मॉब को बचाने के लिए रित्सु बीच में आ जाता है, लेकिन ये आदमी रित्सु के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिससे कि रित्सु भी घायल हो जाता है। इस कारण से मॉब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेज मोड में चले जाता है। मॉब की इतनी ज्यादा बढ़ी हुई पावर को देखकर ये एस्पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मॉब इस बंदे के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने लग जाता है, जिससे कि इस बंदे की हालत खराब हो जाती है। ये बंदा अपने सारे अटैक्स करता है मॉब के ऊपर, लेकिन एक भी अटैक मॉब के खिलाफ काम नहीं आता। मॉब लास्ट में इतना भयंकर अटैक करता है जिससे कि ये एस्पर बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही मॉब का ध्यान हटता है ये एस्पर वापस से खड़ा हो जाता है और मॉब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मॉब को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी ये एस्पर अपने पास से किसी तरीके के स्प्रे का इस्तेमाल करता है और मॉब को बेहोश कर देता है और मौका देखकर ये बंदा रित्सु को लेकर यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर डिम्पल और टेरू भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और हम देखते हैं मॉब को, जो कि अपनी जगह पर अनकॉन्शियस होकर खड़ा होता है। ये सारे बचे हुए गैंग लीडर्स और बच्चे मॉब को थैंक यू बोल रहे होते हैं, क्योंकि मॉब की वजह से ही इन लोगों की जान बची है। वो एस्पर इन सभी बच्चों को भी मारने वाला था, लेकिन मॉब की वजह से ये सारे बच गए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉब अपने भाई के साथ सपना देख रहा होता है, जिसके अंदर रित्सु बहुत ही ज्यादा मदद करता है मॉब की, यानी कि रित्सु एक बहुत ही सपोर्टिव ब्रदर है। जैसे ही मॉब की आंखें खुलती है वो अपने आप को टेरू और डिम्पल के सामने पाता है, टेरू के अपार्टमेंट में। मॉब डिम्पल से पूछता है तुम रित्सु के साथ क्या कर रहे थे और वो आदमी कौन था, कहीं इन सब में तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है। लेकिन डिम्पल इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी टेरू कहता है मुझे पता है, वो बंदा क्लो से था और क्लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 100 से भी ज्यादा एस्पर्स काम करते हैं। वो छोटी उम्र के एस्पर्स को किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ काम कराने लग जाते हैं, ताकि इससे उनकी खुद की ताकत बढ़ सके। ये लोग मेरे पीछे भी कई सालों से पड़े हुए हैं। एक आदमी मुझे भी किडनैप करने के लिए आया था, मैंने उसे सबक सिखाया और उसी से इतनी सारी जानकारियों को हासिल किया है। मॉब तुम्हें उनका पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम उन लोगों का पीछा करोगे तो ऐसे में तुम अपनी जान गंवा दोगे। मॉब कहता है लेकिन उन लोगों ने मेरे भाई को किडनैप किया है और मैं अपने भाई को बचा कर रहूंगा। इसी कारण से दोस्तों टेरू भी मॉब की मदद करने के लिए मान जाता है और डिम्पल इन सभी को उसी अवेकनिंग लैब के अंदर लेके जाता है जहां पर रित्सु गया था। यहाँ पर जिस बंदे से रित्सु मिला था उसी बंदे से ये लोग पूछताछ करते हैं, क्या तुम्ही लोगों ने सारे बच्चों की जानकारियां क्लो को भेजी थी। लेकिन दोस्तों इस बंदे को भी क्लो के बारे में कुछ भी नहीं पता, उल्टा इस बंदे की लैब के ऊपर भी क्लो ने अटैक किया और यहाँ के सारे बच्चों को भी वो लोग ले जा चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये दोनों क्लो मेंबर्स इन सभी बच्चों को अपनी खुफिया जगह में ले जा रहे होते हैं। ये जिस क्रिमिनल की फाइट मॉब के साथ हुई थी इसका नाम है कोयामा। कोयामा जैसे ही इस दूसरे बंदे को मॉब के बारे में बताता है, ये बंदा कोयामा को डांटने लग जाता है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग साइकिक मिला था तो तुम्हें उसे पकड़ के लाना चाहिए था, तुमने उसे वहीं पर क्यों छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों ये बात तो सिर्फ अपन लोगों को ही पता है, अगर एक सेकेंड भी कोयामा वहां पर रुकता मॉब इसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देने वाला था। एकदम से यहाँ पर नया आदमी आता है जिसका नाम है टेराडा। टेराडा कहता है उस बच्चे को अब मैं खुद पर्सनली संभालूंगा। इसीलिए दोस्तों मॉब के पीछे अब ये आदमी पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और टेरू मॉब से कह रहा होता है क्लो के लोगों के साथ आज नहीं तो कल मेरा भी सामना होने ही वाला है, तो क्यों ना अभी मैं तुम्हारे साथ मिलकर उनका सामना करूं, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी दोस्तों हम देखते हैं टेराडा मॉब को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोयामा इस दूसरे बंदे से कह रहा होता है टेराडा बहुत ही खतरनाक आदमी है, मेरे हिसाब से वो उस बच्चे को संभाल लेगा। लेकिन दोस्तों सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं टेरू इसी खतरनाक बंदे को उल्टा टांग कर इसे टॉर्चर कर रहा होता है और इससे पूछ रहा होता है क्लो के बारे में। टेरू को पहले से ही काफी कुछ पता होता है और इस बंदे के जरिए उसे और भी बातें पता चल जाती है। दोस्तों क्लो के अंदर जितने भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं उन्हें अपर इकेलोन कहा जाता है और यहाँ पर टोटल 11 अपर इकेलोन मौजूद है। और इन सारे ताकतवर लोगों की पहचान होती है कि इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं पर एक स्कार होता है, जिससे कि अपन देखकर ही कह सकते हैं ये बंदा एक अपर इकेलोन है। इधर की साइड अपन बहुत सारे इकेलोन्स को एक साथ देख पा रहे होते हैं और दोस्तों जो इनका लीडर है इसका नाम है इशिगुरु। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइजिंग बात ये है, ये 7th डिवीजन का लीडर है। इसका मतलब दोस्तों ये बात श्योर है इनसे भी ऊपर लेवल के बहुत ही खतरनाक बंदे अभी भी देखना बाकी रह गए हैं। दूसरी ओर इन 6 बच्चों को ये लोग यहाँ पर कैद कर देते हैं। तभी
तभी यहाँ पर एक अपर इकेलोन मौजूद होता है जिसका नाम है मूटो। रित्सु मूटो से कहता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, हम में से किसी के पास भी कोई साइकिक पावर्स नहीं है, इसीलिए प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी मूटो इस डब्बे को बाहर बुलाता है और इससे कहता है मुझे अपनी साइकिक पावर शो करो, लेकिन ये डब्बा कोई भी साइकिक पावर शो नहीं करता। तभी मूटो इस डब्बे को दूसरे कमरे में लेके चले जाता है और लिटरली दोस्तों इसे ये मार देता है। यह देखकर सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मूटो इन सभी से कहता है यही तुम्हारा भी असर होगा, इसीलिए सोच समझकर मुझे जवाब देना, तुम हमारा साथ दोगे या नहीं। सेम शिफ्ट होता हम देखते हैं टेरू और मॉब टाराडा की मदद से इन लोगों के हेड आउट में पहुंच जाते हैं जहां पर इन लोगों ने सारे बच्चों को रखा हुआ है। टेरू और मॉब पैदल आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी टाराडा मौका देखकर यहां से भागने लग जाता है और वो एक जगह पर खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग अब पछताने वाले हो, क्योंकि इन्हीं पेड़ों के बीच अब मेरी पावर की ट्रू पोटेंशियल दिखने वाली है। टाराडा अपनी विप्स की मदद से इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और टेरू को पकड़ लेता है और उसे इधर उधर फेंकने लग जाता है। टेरू टाराडा को संभाल रहा होता है, इतने में ही मॉब अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और दो पेड़ों को आपस में पिचका देता है, जिनके बीच में टाराडा आ जाता है और इसका खेल खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर सारे के सारे बच्चे बहुत ही डरे होते हैं। तभी रित्सु कहता है अपन लोगों को किसी भी हालत में यहाँ से भागना होगा। ये बच्चा कहता है अपन लोग जैसे तैसे हिम्मत कर भी लेंगे, लेकिन इसका तो भाई मर चुका है, इसको कैसे हिम्मत दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों तभी ये डब्बे का भाई गोला बोलता है मेरा भाई अभी तक जिंदा है। एक्चुअली में दोस्तों ये डब्बा और गोला दो टेलीपैथी वाले साइकिक्स है और ये आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, मेमोरीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिलहाल में भी ये अपने डब्बे भाई से बात कर पा रहा होता है और इसके डब्बे भाई को उन लोगों ने ऐसा दिखाया था कि ये लोग 5 लोग मारे जा चुके हैं बहुत ही दर्दनाक तरीके से। एक्चुअली में दोस्तों ये सभी हिप्नोटाइज का खेल है। उस मोटा नाम के बंदे ने इन सभी को ये दिखा दिया कितनी बेरहमी से उस बच्चे को मारा है और उस अकेले बच्चे को ये दिखा दिया कि इन 5 को कितनी बेरहमी से मारा है, ताकि ये डर के मारे उसका कहना मान ले। यानी कि दोस्तों डब्बा अभी भी जिंदा होता है और रित्सु इन सभी बच्चों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। यहाँ पर 3 गार्ड्स मौजूद होते हैं इन लोगों को चकमा देकर यहाँ से भागने के लिए। रित्सु कहता है क्योंकि अपन बच्चे हैं इसी कारण से ये तीनों लोग अपन लोगों को हल्के में ले रहे होंगे, अपन इसी चीज का फायदा उठाएंगे। रित्सु के पास एक चम्मच होती है जिसे कि ये बंदा अपनी पावर से गर्म कर देता है, फिर ये लोग उसे इस ताले में डालते हैं। फिर ये दूसरा बच्चा अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से इस ताले को तोड़ देता है, लेकिन ताला टूटने के साथ ही इन तीनों लोगों को पता चल जाता है और ये तीनों इन बच्चों के ऊपर हंसने लग जाते हैं इनकी कोशिश को देखते हुए। तभी रित्सु इन तीनों को उकसाते हुए एक कोने में लेके चले जाता है और यहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से इन तीनों को ठिकाने लगा देता है। रित्सु अपने मन से ही उस ताले और पूरे के पूरे गेट तक को तोड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने ये सब इसलिए किया ताकि ये लोग कैमरा की नजर से बच सके। इसके बाद रित्सु इस लड़की से मदद मांगता है, अब हमें तुम्हारी जरूरत है यहाँ पर रास्ता पता करने के लिए। और ये लड़की रित्सु की स्मार्टनेस देखकर इससे इम्प्रेस हो जाती है, ओ जरूर मैं मदद करूंगी। दूसरी ओर टेरू अंदर घुसने के लिए 2 गार्ड्स को बेहोश कर देता है और डिम्पल इनमें से एक को पजेस कर लेता है ताकि इन लोगों की मदद हो सके। जैसे ये लोग इंटर होते हैं यहाँ पर ये लोग कुछ लोगों को ठिकाने पर लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्लो वालों को पता चल जाता है कुछ लोग यहाँ पर घुस आए हैं। मॉब की वजह से कोयामा पहले ही बहुत गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ वाले सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोयामा एक छोटे बच्चे से पीट चुका था, इसीलिए कोयामा मॉब के सामने आ चुका है अपने फुल गुस्से में मॉब को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन मॉब कहता है अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसके ऊपर बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अपन को फटाक से रित्सु को ढूंढना है। कोयामा अपनी फुल ताकत से मॉब की ओर बढ़ जाता है, लेकिन भाई साहब हम देखते हैं मॉब भी काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो लिटरली कोयामा को एक बॉल की तरह इधर से उधर दीवारों में भरने लग जाता है। लिटरली दोस्तों मेरे को लगा था कोयामा और मॉब के बीच में वापस खतरनाक फाइट होने वाली है, लेकिन मॉब ने अपनी पावर से 5 सेकंड भी कोयामा को अपने खिलाफ टिकने नहीं दिया और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब कर दी है। सेन शिफ्टर हम देखते हैं अपर इकेलोन की लीडर जिसका नाम है इशिगुरो, और दोस्तों ये शायद से लड़की है क्योंकि इसकी आवाज पूरी तरीके से लड़कियों वाली है। इशिगुरो इतने सारे कमजोर एस्पर्स को इकट्ठा कर लेती है और इन लोगों से कहती है यहाँ पर 3 घुसपैठिए घुस आए हैं, इसीलिए तुम सारे मिलकर उन लोगों को सबक सिखाओ। दूसरी ओर रित्सु और ये बाकी के बच्चे इस डब्बे को ढूंढ लेते हैं और सक्सेसफुली अपने साथ लेके चले जाते हैं। सेन शिफ्टर हम देखते हैं टेरू, मॉब और डिम्पल ये तीनों अलग अलग हो चुके हैं रित्सु को फटाक से ढूंढने के लिए।
तभी डिम्पल के सामने कुछ एस्पर्स आ जाते हैं जिनसे कि डिम्पल की लड़ाई हो जाती है। नॉर्मली अगर ये एस्पर्स अकेले अकेले हो तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन ये एक साथ है इसीलिए ये डिम्पल को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी डिम्पल इन सभी को हरा देता है। इन सभी को हराने के बाद डिम्पल एक लैब के अंदर एंटर होता है, लेकिन तभी भाई साहब हम देखते हैं डिम्पल के सामने एक अपर इकेलोन आ जाता है। और दोस्तों एक्चुअली में इन अपर इकेलोन को स्कार कहा जाता है, इसीलिए आगे से अपन इन लोगों को सिर्फ स्कार कहेंगे। इस स्कार को देखकर डिम्पल समझ जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो इस स्कार से डरने लग जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेरू को। टेरू भी बहुत सारे कमजोर एस्पर्स को ठिकाने लगा देता है, लेकिन तभी टेरू का सामना भी एक स्कार से हो जाता है जिसका नाम है मियागावा। और मियागावा की पावर है फायर को कंट्रोल करना। टेरू अपने आप को अपने बैरियर के जरिए बचा रहा होता है, लेकिन मियागावा की फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है जिससे कि बैरियर के अंदर भी टेरू की हालत खराब होने लग जाती है। मियागावा टेरू को खत्म करने के लिए अपने फ्लेम्स की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन तभी भाई साहब हम देखते हैं टेरू मियागावा के चारों ओर ही एक बैरियर को बना देता है जिससे कि मियागावा की फ्लेम्स उसी को जला देती है। मियागावा के खत्म होते ही हम देखते हैं टेरू के सामने 2 और स्कार्स आ जाते हैं और ये दूसरा वाला स्कार टेरू के ऊपर अटैक करके उसे बेहोशी कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉब को जो कि बहुत सारी पपेट्स के सामने फंस चुका होता है और ये पपेट होती है एक मुकाई नाम की स्कार की। एक्चुअली में मुकाई एक छोटी सी और प्यारी सी बच्ची है, पता नहीं ये स्कार कैसे बन गई। मुकाई की पावर है वो पपेट्स को कंट्रोल कर सकती है अपने हिसाब से और वो भागते हुए मॉब की साइड ही बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं रित्सु वाले ग्रुप के सामने बहुत सारे कमजोर एस्पर्स आ जाते हैं। रित्सु इन सभी को भी एक बार में ही ढेर कर देता है, लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक ऐसा लड़का आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इस लड़के का नाम है शो। रित्सु इन सभी को आगे भेज देता है और वो खुद डिसाइड करता है शो से लड़ने का। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मुकाई को जो कि रोते हुए इस स्कार के पास वापिस आ जाती है, क्योंकि जब मुकाई मॉब के पास पहुंचती है वो देखती है मॉब ने इसकी सारी की सारी पपेट्स और डोल को चकनाचूर कर दिया है। छी यार दोस्तों, मेरे को मॉब से ये उम्मीद तो नहीं थी कि वो इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को रुला देगा। हट यार, क्या ही तो बंदा है। ये जो स्कार लड़की है इसका नाम है सुचिया और इसे भी मुकाई को रोता देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पहुंच जाती है मॉब के सामने मॉब को सबक सिखाने के लिए। जाते के साथ से सुचिया मॉब के ऊपर अटैक शुरू कर देती है और ये लड़की भी काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर होती है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मॉब के ऊपर सुचिया बहुत सारे अटैक्स करती है। तभी वो अपने मन में कहती है क्या ये बच्चा सचमुच में इतना ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरे इतने सारे अटैक्स को झेल लिया है। सुचिया स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा तेज भी होती है, लेकिन फिर भी मॉब अपने आप को जैसे जैसे संभाल रहा होता है। सुचिया लगातार मॉब के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी वो एकदम से नोटिस करती है ये बच्चा यानी कि मॉब तो रोने लग गया है। सुचिया रुक जाती है और पूछती है क्या हुआ। मॉब जवाब देता है मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है अगर कोई भी लड़का लड़कियों के ऊपर हाथ उठाता है तो वो बहुत ही बड़ा लूजर होता है और मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता। सुचिया कहती है तुम तो बड़े ही जेंटलमैन हो, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि इस लड़ाई के अंदर तुम मुझ पे हाथ उठा सकते हो और अपनी फुल ताकत से मुझसे लड़ो। इतने में दूसरी ओर हम देखते हैं डिम्पल जिस मात्सुओ नाम के स्कार से लड़ रहा होता है वो इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता है और अपने वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इस कारण से डिम्पल को बहुत ही दिक्कत आ रही होती है उससे लड़ने में। इस ओर हम देखते हैं मॉब ने सुचिया को हरा भी दिया होता है और मुकाई सुचिया के पास बैठकर रो रही होती है। जैसे सुचिया हार जाती है एक टाकेउची नाम का दूसरा स्कार तैयार हो जाता है मॉब से लड़ने के लिए और वो चला जाता है मॉब की ओर। टेरू भी यहीं पर मौजूद होता है जिसे कि इन लोगों ने बांध के रखा हुआ है। टेरू इसी गुरु से कहता है तुम्हें मॉब को हराने के सपने नहीं देखने चाहिए क्योंकि तुम इसमें फेल हो जाओगी। जैसे ही सीन मॉब के ऊपर शिफ्ट होता है हम देखते हैं भाई साहब टाकीउची को भी मॉब ने बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा दिया है और इसी के साथ मॉब आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही आगे जाकर मॉब को रित्सु दिखाई देता है जो कि बेहोश होता है। मॉब को काफी ज्यादा दुख होता है अपने भाई की ऐसी हालत देखकर, जिस कारण से वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी यहाँ पर मूटो चलते हुए आ जाता है जो कि मॉब को डिप्रेशन में डालने के लिए उसकी पुरानी मेमोरीज को ताजा कर देता है, जिस कारण से मॉब को और भी ज्यादा दुख होता है और भाई साहब उसका इमोशन लेवल 100 पार हो जाता है। दोस्तों इस सीन को देखकर पर्सनली मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन है। आप लोगों ने वाली कहावत तो सुनी होगी उड़ता तीर लेना, लेकिन ये बंदा जो है मूटो इसने उड़ता हुआ भाला ही ले लिया है अपने ऊपर। इसी के साथ दोस्तों मॉब अपने रेज मोड पे जाने लग जाता है और इतनी ज्यादा पावर के कारण यहाँ पर मूटो की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है
है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और अजीब चीज हो जाती है, मॉब भी रेज मोड के अंदर इंटर नहीं होता बल्कि वो भी बीच में ही बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर दीवार के अंदर से सो बाहर निकलता है और वो मॉब और रित्सु इन दोनों को उठाकर इशिगुरो के पास लेकर चला जाता है। ये देखकर टेरू को विश्वास ही नहीं हो रहा होता और वो अपने मन में कहता है क्या मॉब किसी से हार चुका है। तभी यहाँ पर मात्सुओ आ जाता है डिम्पल को पकड़ के। यानी कि दोस्तों अब इन चारों लोगों का काम खत्म हो चुका है। अब शायद से जब मॉब होश में आएगा तभी कुछ हो पाएगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता जो कि इन लोगों की मदद कर सके। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेगन को। रेगन मॉब के मोबाइल को ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये मॉब बिना बताए कहाँ पर आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉब सपना देख रहा होता है और यहाँ पर ये दोनों भाई मॉब की गलती की वजह से गुम जाते हैं। लेकिन रित्सु बचपन से ही बहुत ही समझदार और नॉलेजेबल आदमी है, इसी कारण से वो इन दोनों को सही सलामत इस जंगल से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही मॉब को होश आता है वो अपने आप को एक सफेद कलर के रूम में सभी लोगों के साथ पाता है। टेरू मॉब को बताता है ये एक ऐसा रूम है जिसके ऊपर अपनी साइकिक पावर्स काम नहीं करती। मॉब कहता है लेकिन अपन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने साथ रित्सु है। रित्सु बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों मॉब को अपने छोटे भाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा और गर्व होता है, इसी कारण से रित्सु ये देखकर इमोशनल होकर रोने लग जाता है। रित्सु को बहुत ही ज्यादा दुख भी होता है क्योंकि उसने मॉब के साथ पहले सही तरीके से बिहेव नहीं किया था, लेकिन अब ये दोनों भाई का भरत मिलाप हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इशिगुरो अपने बंदों को बोल रही होती है कि जितने भी नए बच्चे कैद में है उन सभी का भी ब्रेन वॉश किया जाए। तभी यहाँ पर शो बैठा होता है, वो इशिगुरो से कहता है तुम अच्छे खासे बच्चों को खामखा बर्बाद कर रहे हो, उन्हें जरूर से हेडक्वार्टर में भेजना चाहिए। खासकर वो यूनिफॉर्म वाला बच्चा, उसे तो जरूर से हेडक्वार्टर में जाना चाहिए, यहाँ पर उसका टैलेंट ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों साकुराई की बात से ऐसा लग रहा है जो शो है वो यहाँ पर मात्र ट्रेनिंग करने के लिए आया है, लेकिन जो शो का एटीट्यूड है उससे तो ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत ही बड़ा और खतरनाक आदमी है, क्योंकि शो इन तीनों को ही बातें सुना रहा होता है। दूसरी ओर रेगन इस खुफिया बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे बहुत सारे एस्पर्स रोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो रेगन है इसका कॉन्फिडेंस हमेशा ही एक अलग ही लेवल पे होता है, इसीलिए इन सारे के सारे एस्पर्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इशिगुरो का बॉस है जो कि क्लो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। ये सारे के सारे एस्पर्स रेगन से डरने लग जाते हैं और रेगन के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदा जाकर इशिगुरो को भी ये रिपोर्ट दे देता है कि मेन बॉस आ चुके हैं। यह सुन के सारे के सारे स्कार्स और इशिगुरो बहुत ही चौंक जाते हैं। इशिगुरो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अगले महीने आने वाले थे। इधर की साइड ये सारे के सारे एस्पर्स मिलकर इन बच्चों को पकड़ लेते हैं। तभी रेगन आगे जाता है और इन बच्चों से बात करता है। ये बच्चे कहते हैं कि आप ही यहाँ के मेन बॉस है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे पास कोई भी साइकिक पावर नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें यहाँ पर पकड़ लिया है। रेगन अपने फुल कॉन्फिडेंस से इन सभी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, अगर तुम इस तरीके से काम करोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम बाई चांस अगर बॉस बन भी गए तो भी तुम अपने पीछे ऐसा देखोगे कि तुमने सिर्फ गलतियां ही की है। तुम बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, भले ही तुम लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं फिर भी तुम लोगों को इतना समझदार होना चाहिए सही और गलत में फैसला करने के लिए। सारे के सारे एस्पर्स रेगन से माफी मांगने लग जाते हैं। तभी रेगन इन सभी लोगों के साथ मॉब और इन सभी के पास आ जाता है। जैसे ही रेगन इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाने लगता है तभी हम देखते हैं इशिगुरो और तीनों स्कार्स इन लोगों के सामने आ जाते हैं। इशिगुरो पूछती है तुम कौन हो। रेगन जवाब देता है मैं अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक हूँ। और दोस्तों इसी कारण से इन लोगों के सामने रेगन की पोल भी फूट जाती है। इशिगुरो रेगन के ऊपर अपनी साइकिक पावर से अटैक कर देती है, लेकिन मॉब और टेरू एक बैरियर बना देते हैं जिससे कि ये सभी बच जाते हैं। पीछे खड़े हुए ये सारे स्पर्स कहते हैं मैम आप ये क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसे अटैक करोगे तो ऐसे में हम भी खत्म हो जाएंगे। इशिगुरो कहती है मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है, तुम लोग मरो या फिर कुछ भी करो। ये सुन के इन सभी लोगों को बहुत ही शौक लगता है, लेकिन रेगन इन लोगों से कहता है यही तुम्हारे पास सही मौका है, यहाँ से अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के भागना होगा। रेगन इनकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा होता है, इसीलिए ये सारे के सारे एस्पर्स इमोशनल हो जाते हैं और रेगन की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। इसी के साथ ये सारे के सारे एस्पर्स यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रेगन भी यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, इशिगुरो छत को गिरा देती है और रास्ते को ब्लॉक कर देती है। अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए मॉब आगे बढ़ जाता है इनकी लीडर से लड़ने के लिए। जो इशिगुरो है इसकी साइकिक पावर्स ग्रेविटी से रिलेटेड है, इसीलिए ये मॉब के ऊपर बहुत ही खतरनाक ग्रेविटी का इस्तेमाल करती
है और मॉब को जमीन में झुका देती है। मॉब कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, तभी भाई साहब हम देखते हैं जो रेगन है वो इशिगुरो के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देता है, जिससे कि भाई साहब उसे लगभग बेहोशी कर देता है। फिर वो इन तीनों को अपने बड़े बड़े डायलॉग चिपकाने लग जाता है, जिससे कि मुराकी आगे बढ़ जाता है रेगन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन रेगन कहता है अगर तुम मुझे अपनी पावर्स दिखाने वाले हो तो ऐसे में मैं भी तुम्हें अपनी पावर्स दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो एक सिक्का अपने जेब से बाहर निकाल लेता है, जो कि एक धागे से बंधा होता है, और ये सिक्का एक हिप्नोटाइज करने के काम में आता है। सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर रेगन के इस कॉइन को देखने लग जाते हैं। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं रेगन इससे क्या करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही रेगन मुराकी के पास जाता है भाई साहब उसे वो बहुत जोर का एक पंच मार देता है। ये देखकर साकुराई अपनी स्वार्ड से रेगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंड मोमेंट पे टेरू की वजह से रेगन बच जाता है। मात्सुओ भी अपनी बहुत सारी इविल स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेता है और मुराकी भी अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। तभी हम देखते हैं इशिगुरो भी अपने आप को वापस उठा लेती है और बहुत सारे खतरनाक ऑप्स को बना लेती है। यह देखकर रेगन घबरा जाता है। एक्चुअली में दोस्तों जो रेगन है वो कभी भी किसी से बातचीत के मामले में कभी नहीं हारता, लेकिन इस बार उसका सामना बहुत ही खतरनाक लोगों से हो चुका है। रेगन इनके सामने भी बहुत कॉन्फिडेंस से बात करता है, लेकिन इन सब से सिर पे इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और कुछ भी नहीं। इशिगुरो अपने ओप की मदद से यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसा कुछ बना लेती है, जिससे कि आसपास की सारी चीजें उसके अंदर अट्रैक्ट होने लग जाती है। मॉब जिस तरह से रेगन को बचा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का हिस्सा उस ब्लैक होल के अंदर जला जा चुका है। तभी मुराकी मॉब और रित्सु के ऊपर अपने क्लोन्स से अटैक कर देता है। मॉब तो इसके क्लोन्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है, लेकिन रित्सु के ऊपर ये क्लोन्स भारी पड़ रहे होते हैं। साकुराई भी अपनी स्वार्ड की मदद से टेरू के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किए जा रहा होता है, और साकुराई ये स्वार्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, वो बिल्डिंग्स को लगातार काटे ही जा रही होती है। टेरू के बालों के ऊपर जो आईफिल टावर बना होता है वो भी साकुराई की वजह से कट के छोटा हो चुका है। दोस्तों ये क्या तरीका हुआ, मतलब बार्बर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है तो इस तरीके से क्या बाल कटवा लेना। मात्सुओ रेगन और मॉब के सामने अपनी इविल स्पिरिट्स के साथ खड़ा होता है और बड़ी बड़ी डींगे फेंक रहा होता है, लेकिन इतने में ही मॉब एक चुटकी बजाकर इसकी सारी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। टेरू और रित्सु मॉब को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करे और इन सभी लोगों को एक बार में हरा दे, लेकिन जो रेगन है वो मॉब को मना कर रहा होता है उसकी साइकिक पावर्स को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने से। मॉब देख पा रहा होता है सारे के सारे लोग खतरे में है, इसीलिए उसके इमोशन लेवल लगातार बढ़ते ही जा रहे होते हैं और वो 100 तक चले जाता है। जैसे ही मॉब अपने आप को रेज मोड में ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है, रेगन उसे वापस होश में ले आता है। रेगन एकदम से मॉब के चेहरे को पकड़ लेता है, जिससे कि मॉब शांत हो जाता है। रेगन चिल्लाकर कहता है अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इससे तुम्हें खुद को ही बहुत ही बड़ा रिग्रेट होगा। एक्चुअली में दोस्तों हम एक पास्ट सीन में देखते हैं मॉब जब बहुत छोटा होता है तब वो जाता है रेगन के पास उसकी शरण में। मॉब परेशान होता है अपनी सुपर पावर्स की वजह से, क्योंकि वो खुद की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे कि उसके आसपास वालों को खतरा हो सकता है। पहले रेगन को ऐसा लग रहा होता है मॉब के पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही अच्छी बातें मॉब को सिखाने लग जाता है कि अगर तुम्हारे पास सचमुच में कोई साइकिक पावर्स है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी इंसानों से बेटर हो। ये सिर्फ एक इंसान की खासियत होती है। कोई इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, कोई स्मार्ट होता है, कोई अच्छा गाता है, बस इस तरीके की खासियत है साइकिक पावर्स होना। आखिर में सिर्फ यही मैटर करता है, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। ये बातें मॉब को बहुत ही अच्छी लगती है और वो तभी से रेगन का फैन बन जाता है। तभी रेगन को ये भी पता चलता है जो मॉब ने साइकिक पावर्स वाली बात कही है वो भी सच है। मॉब के पास सचमुच में साइकिक पावर्स है, तभी से वो मॉब को अपने साथ काम पे रख लेता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं रेगन मॉब से यही कह रहा होता है किस तरीके से अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने में ही पीछे से साकुराई आता है और रेगन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। ऐसा लगता है रेगन का खेल खत्म हो चुका है। इसी कारण से मॉब को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उसका इमोशन लेवल फिर से 100% पे चला जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम देखते हैं मॉब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, उल्टा वो बहुत ही शांत आवाज में साकुराई से कहता है असल में मैं लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम लोग हमें खत्म कर दोगे। मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ, क्योंकि मास्टर रेगन ने मुझे सिखाया है कि ऐसी सिचुएशन में भागना भी सही ऑप्शन होता है, लेकिन मैं इन लोगों को यहाँ पर छोड़ के नहीं भाग सकता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं सब कुछ अपने मास्टर रेगन के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। दोस्तों मॉब के ऐसा बोलते ही
हम देखते हैं रेगन को कुछ भी नहीं होता और वो वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। जब साकुराई अपनी स्वार्ड से दोबारा रेगन के ऊपर हमला करता है, रेगन उसकी स्वार्ड ही तोड़ देता है। फिर उसके बाद मात्सुओ अपने बीस्ट से अटैक करवाता है, लेकिन रेगन उसे भी खत्म कर देता है। भाई साहब लिटरली ये चल क्या रहा है दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेगन के पास सचमुच में ही कोई सी हिडन पावर्स है। वो लिटरली बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है। ये लोग इसके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। ये देखकर रित्सु बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या सचमुच में मॉब के मास्टर इतने ज्यादा ताकतवर इंसान हैं। तभी मुराकी अपने सारे क्लोन्स से रेगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेगन इन सारे क्लोन्स को एक ही स्विंग में खत्म कर देता है। इसके बाद इशिगुरो अपने उन्हीं ओप्स को वापस बना लेती है, ग्रेविटी वाले बहुत ही खतरनाक ओप्स। और जैसे ही इशिगुरो रेगन के ऊपर अटैक करती है, हमें पता चलता है एक्चुअली में जो रेगन की पावर्स है वो आई कहां से है। जब मॉब अपने रेज मोड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उस टाइम पर रेगन ने मॉब को टच कर लिया था। इसी कारण से जितनी भी मॉब की एनर्जी है वो कुछ टाइम के लिए रेगन के अंदर चली गई है। और बदले में मॉब जो इतना गुस्से में और सीरियस हो गया था, वो भी एकदम 0% पे शांत हो जाता है और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज बचती है, अपने मास्टर के लिए अपना ग्रेटिट्यूड, अपना सम्मान। रेगन को इस तरीके से लड़ता देख मॉब के अंदर रेगन के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इशिगुरो जैसे ही अपने ओप्स से रेगन के ऊपर अटैक करती है, रेगन उसके ओप्स को एकदम वॉलीबॉल की तरह इधर उधर उछाल रहा होता है। यह देखकर इशिगुरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो फुल पावर में रेगन के ऊपर अटैक कर देती है। जो पंचेस इशिगुरो रेगन को मार रही होती है, उनकी ताकत 1000 किलो या फिर 2000 किलो के बराबर होती है। इशिगुरो रेगन को बहुत ही पावर से जमीन पे पटक देती है और कहती है तुम भले ही कितने भी ताकतवर हो, लेकिन तुम बेकार हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है इस वर्ल्ड में ऊपर उठने की। दूसरी ओर मैं हूँ जिसके पास ताकत भी है और जिसके पास ये इच्छा भी है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन के सभी के ऊपर राज कर सकती है। लेकिन इतने में ही रेगन वापस खड़ा हो जाता है और इशिगुरो के मुंह को पकड़ के इसे बहुत दूर फेंक देता है और हम देखते हैं इशिगुरो का मास्क रेगन के हाथों में ही आ जाता है। फटाक से साकुराई आ जाता है और वो बहुत सारे अटैक्स रेगन के ऊपर करता है, लेकिन रेगन को कुछ नहीं होता। रेगन कहता है ये गलत काम करना छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। यह सुन के साकुराई बहुत ही गुस्से में कहता है मुझे लेक्चर मत दो किस तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि तुमने सिर्फ दुनिया की अच्छी साइड ही देखी है, मेरी तरफ बुरी साइड को नहीं देखा है। मैं जब पैदा हुआ मुझे मेरे माता पिता ने ऐसा ही छोड़ दिया, मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ खुद की ताकत के दम पे हूँ। यह सुन के रेगन बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है तुम मेरे भाई जैसे हो, क्योंकि तुम और मैं बिल्कुल ही एक जैसे हो। साकुराई अपने मन में कहता है क्या सचमुच में इस बंदे ने भी बहुत ही खराब दुनिया को देखा है। इतने में रेगन कहता है जब मैं छोटा था लगभग 4th ग्रेड में, तब मेरी स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, लेकिन मैं अपने घर पे बताना भूल गया कि मेरा स्पोर्ट्स डे है। इसी कारण से मैं सिर्फ अकेला था जो कि घर से टिफिन नहीं लाया था और जिसे कि भूखा रहना पड़ा था। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपन एक दूसरे के बॉन्ड को समझ सके और तुम मेरे भी दुख का एहसास कर सको। साकुराई गुस्से में गन से अटैक कर देता है और कहता है अपनी घटिया स्टोरी को मेरी स्टोरी के साथ कंपेयर करने की हिम्मत भी मत करना। इतने में मुराकी भी रेगन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर रेगन कहता है मुझे तुम लोगों के ऊपर दया आती है, तुम लोग उस बच्चे की तरह हो जिसके हाथ में चाकू आ चुका है। तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है लेकिन फिर भी किसी काम की नहीं। भले ही तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा साइकिक पावर हो, लेकिन फिर भी तुम एक नॉर्मल इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम दुनिया को झुकाने की कोशिश करते हो, लेकिन अभी तक तुमने दुनिया देखी ही नहीं है। तुम लोग अपने आप को बहुत ही खास समझते हो, लेकिन एक कॉमन इंसान के अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे पास इतनी ज्यादा ताकतें हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक कॉमन आदमी हूँ। अगर मैं एक कॉमन आदमी हूँ तो फिर तुम समझ लो तुम क्या हो। और दोस्तों रेगन इतनी खतरनाक बातें बोलता है जिनसे कि ये स्कार्स की जो बनी बनाई दुनिया थी वो टूट जाता है और ये लोग रियलिटी में आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इशिगुरो आ जाता है और दोस्तों अपन यहाँ पर पहली बार इशिगुरो का चेहरा देखते हैं। एक्चुअली में ये एक बुढ़ा होता है और इतनी देर से अपन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये एक लड़की है। इशिगुरो पागलपन के साथ रेगन से कहता है अभी अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो पूरी तरीके से गलत है। मैं इन पावर्स के साथ पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मैं इन पावर्स को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, भले ही दुनिया को बदलने में भी क्यों ना। ऐसा कहते हुए वो इन सभी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने लग जाता है, जिसके खिलाफ रेगन भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पर एकदम से शो आ जाता है और वो इशिगुरो के मुंह के ऊपर एक बहुत जोर से पंच मार देता है। शो कहता है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन
फिर भी इशिगुरो पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट फेंक के मारता है शो के ऊपर, लेकिन शो इस खतरनाक अटैक से अपने आप को बहुत ही ज्यादा आसानी से बचा लेता है और इस अटैक को गायब ही कर देता है। और वो इस बुढ़े को अपने एक ही पंच से ढेर कर देता है और कहता है मैं तुमसे निराश हो चुका हूँ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। शो मॉब से भी कहता है कि मैं तुमसे भी निराश हो चुका हूँ, कायर कहीं के। दोस्तों ये शो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है और मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक बंदा हो सकता है। शो इन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं ऐसा कोई ढूंढ सकूं जो कि हेडक्वार्टर ले जाने के लायक हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कहते हुए शो यहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर मात्सुओ के पोर्ट को तोड़ते हुए उसके अंदर से डिम्पल बाहर निकलता है और कहता है इसके अंदर जितनी भी इविल स्पिरिट्स थी मैंने सबको खा लिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग सुधर जाते हैं। प्रेसिडेंट कामुरा भी सुधर चुका होता है और वो टेंगा और बाकी सारे बच्चों से माफी मांग लेता है और हम टेंगा को देखते हैं जो कि अब और भी ज्यादा अच्छा इंसान बन चुका होता है। दूसरी ओर जो टेरू होता है वो इस बंदे की अवेकन लैब को ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर जो ये कमजोर एस्पर्स बच्चे हैं इन लोगों की मदद करता है इनकी पावर्स को बढ़ाने में और ट्रेनिंग वगैरह में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो रेगन है वो बिना मॉब के भी अब इविल स्पिरिट्स को देख सकता है, इसीलिए जो डिम्पल होता है इसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। एकदम लास्ट में हम शो को देखते हैं जो कि उसी टूटी हुई ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है जहां पर वो अपना फोन ढूंढ रहा होता है। एकदम से उसके फोन पे क्लो का जो मेन बॉस है उसका फोन आ जाता है और दोस्तों शायद से शो उसी का बेटा है। शो सब कुछ बता देता है कि 7th डिवीजन के साथ क्या हो चुका है और यहाँ पर कोई भी इतना दमदार नहीं है जिसे कि हेडक्वार्टर लाया जाए। इसी के साथ दोस्तों मॉब साइको का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। सीजन 2 और सीजन 3 भी आ चुके हैं, अगर डिमांड रहेगी तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी भाई लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर देना और अपनी एनिमे का नाम कमेंट कर देना जिसे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एनिमे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को बाय बाय।